गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं रतन सर काबिल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर। इसके बारे में विस्तार से जानेंगे, बहुत ही रोचक तथ्यों के बारे में आपको पता चलेगा, जिसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसके बारे में देखेंगे सभ्यता का विकास कैसे हुआ, कहाँ के लोग थे, किस तरह से इसका पतन हुआ, क्या इस्तेमाल करते, कैसी उसकी योजना थी, सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही डिटेल्स में हम लोग देखने वाले हैं। यदि ये आप क्लास अच्छी तरह से देख लेते हैं और इस क्लास को बार बार देखिएगा, जिससे क्या हो कि आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएं और इस क्लास को करने के बाद आपके एग्जाम में एक भी सवाल क्या होगा, नहीं छूटेगा। तो शुरू करते हैं जो है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले जो ये सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहिए, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी हड़प्पा सभ्यता कहिए। इसका जो काल है 2350 से 1750 है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको मिलेगा कि ये क्या है 2500 से भी लिया गया है, यानी 1750 बीसी जो है, बिफोर क्राइस्ट जिसको कहते हैं, ये वहाँ से है। तो आपको याद रखना है, लेकिन मेन है 2350 से 1750 क्या ऑथेंटिक है, माना गया है और इसे मान सकते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता, ये जो सभ्यता थी, जो पहली व्यवस्थित सभ्यता थी, पहली व्यवस्थित हमने बताया है व्यवस्थित, यानी पहली सभ्यता हम लोग देखेंगे तो दुनिया में और भी कई सारी सभ्यताएं हैं जो पहली सभ्यता, लेकिन इसके पहले भी सभ्यता है, लेकिन व्यवस्थित सभ्यता की जब बात करते हैं तो वो क्या है, हड़प्पा सभ्यता है, यानी फर्स्ट सिस्टमैटिक सिविलाइजेशन। सिस्टमैटिक मतलब नियोजित, अच्छी तरह से व्यवस्था क्या हुआ। और पहली क्या है, ये भारतीय उपमहाद्वीप में पहली सभ्यता है, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहली सभ्यता क्या है, हड़प्पा सभ्यता, ये आपको याद रखना है। और विश्व में सबसे पहली क्या है, ये व्यवस्थित सभ्यता है यहाँ पे। इसके बाद है जो ये जो हड़प्पा जो काल जिस समय इसकी खुदाई हुआ, जब पता चला तो इसको जो है किस काल में रखते हैं, तो इसको हम लोग रखते हैं आद्य इतिहास, यानी प्रोटो हिस्ट्री में इसको रखते हैं, इस काल को, हड़प्पा को। कारण क्या है, यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अर्थात जो आपके जो पुरातात्विक खुदाई है, पुरातात्विक खुदाई के जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जैसे इस तरह से देख रहे हैं, ये सब चीज जो है पुरातात्विक सामान है, सील्स है, मोहर वगैरह जो है, या नगर मिला है, पुरातात्विक है। इसी के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करके हड़प्पा के बारे में जानते हैं। लेख और अभिलेख भी मिला है, हालांकि साहित्यिक ग्रंथ क्या है, नहीं मिला है। लेख और अभिलेख भी इस काल के मिला है, लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, यानी जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसके अभिलेख वगैरह में, उसको हम लोग अभी तक नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ऐसे काल को क्या कहते हैं, जहाँ से पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हो रहा है और लेख अभिलेख भी, लेकिन उसको हम लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आद्य इतिहास कहते हैं। अर्थात जो हड़प्पा या सिंधु सभ्यता है या इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो किस काल के अंतर आएगा, आपका प्रोटो हिस्ट्री अर्थात आद्य इतिहास के अंतर्गत आएगा। यदि आपसे क्वेश्चन रहता है कि कौन सा काल का है, किस तरह है, तो आपको आद्य इतिहास या प्रोटो हिस्ट्री आपको याद रखना है। इसके बाद है जो हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता अर्थात जो इस काल में, यानी जो कांस्य युगीन सभ्यता थे, कांसा का जो इस्तेमाल हुआ, तांबा है, ताम्रपाषाण काल जो था, उसके बाद ही इस काल का आरंभ हुआ। उसके पश्चात ही तो ये लोग हड़प्पा आते आते ये लोग क्या हुआ, कांसा बनाना सीख गए थे, यानी तांबा और टीन को मिलाकर क्या करते थे, कांसा बनाते थे, यानी ब्रॉन्ज बनाते थे। क्या करते थे, ब्रॉन्ज। इसी से क्या कहते हैं, है ना, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन, जो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन या कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, क्योंकि इस समय लोग कांसा बनाना सीख गए थे। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 में हुआ था, यानी पता कैसे चला कि यहाँ पर एक सिविलाइजेशन है, तो देखिए कब पता चला, 1826 1826 में इसका उल्लेख कौन किया था, चार्ल्स मैसन ने किया था। चार्ल्स मैसन नामक व्यक्ति, यानी 1826 अर्थात उस समय क्या था, भारत यानी ये पूरा जो प्रांत था अंग्रेजों के अधीन था। अंग्रेजों के अधीन था तो अंग्रेज लोग ही क्या करते थे, जो भी काम करना अंग्रेज लोग ही करते थे। पूरी तरह से जो पाकिस्तान है, भारत है, इधर बांग्लादेश, ये सारे अफगानिस्तान सभी क्या था, अंग्रेजों के अधीन था। तो 1826 में अंग्रेज जो थे चार्ल्स मैसन, उसने क्या किया था, उल्लेख किया था कि यहाँ पे कोई सभ्यता है, यानी हड़प्पा सभ्यता। परंतु उस समय के बाद जब क्या हुआ, जो 1856 में इसका रहस्य उद्घाटन हुआ था, क्या हुआ था, कराची और लाहौर के बीच, कराची और लाहौर के बीच क्या था, रेल पटरियां बिछाई जा रही थी। जैसे भारत में क्या था, 1853 में जो मुंबई से थाने तक रेल लाइन बिछाई गई थी, लेकिन
पाकिस्तान में जो था, जो अभी पाकिस्तान पार्ट है, उस समय तो भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। 1856 में कराची से लाहौर, वहां पे उसको रेल पटरी बिछाना था, तो बहुत सारे मजदूर गए। रेल पटरी बिछाने के दौरान क्या हुआ, खुदाई करते समय उसको बहुत सारा क्या हुआ, ईंट मिलने लगा। उन लोगों ने क्या किया, ईंट निकाल निकाल के क्या हुआ, बहुत ज्यादा परिमाण में ईंट मिल रहा था, ईंट निकाल कर रेल पटरी में बिछाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही इसका जो पता है अंग्रेज अधिकारी को चला, तो वो वहां पे आ गए देखने के लिए ऐसा क्या है कि इतना सारा ईंट यहाँ से निकल रहा है। तब उन्होंने क्या किया, कौन थे, जॉन बंटन और विलियम बंटन, ये लोग वहां पे गए और क्या किया, जो उस चीज का खुदाई को बंद करवा दिया। उन लोग को लगा, उसके बाद जो बुलाया गया, जो पुरातात्विक सर्वेक्षण के विभाग के जो अधिकारी, उनको बुलाया गया। उन लोगों ने क्या किया, खुदाई बंद करवा दिया। उन लोग को पता चला कि यहाँ पे कोई सभ्यता पहले से थी। तो इस दौरान क्या हुआ, यही जो है बंटन जो ब्रदर्स कहते हैं, जो 1856 में इसका उल्लेख किया था। इस तरह से अभी 1826 में जो जॉन मार्शल ने किया, 1856 में जॉन बंटन और विलियम बंटन ने सिर्फ इसका उल्लेख किया कि यहाँ पे कोई सभ्यता है। अभी भी उसका उत्खनन नहीं हुआ था, सिर्फ ऊपर से कुछ क्या हुआ था, ईंटें निकाला गया था। इसके बाद जो भारत में जो प्रागैतिहासिक स्थलों के खोजने का कार्य किसको जाता है, यानी जो खोज चल रहा था, तो उस समय तो अंग्रेजों का अधीन था, तो क्या जाता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को जाता है, जो क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, यही क्या करता है, खुदाई करता है, कहाँ पे खुदाई करना है, नहीं करना है, कहाँ पे सभ्यता है, नहीं है, पुराना चीज है, जिसका पता लगाना है, तो कौन करता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उस समय क्या था, इसके जो महानिदेशक थे जॉन मार्शल थे। कौन थे, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने क्या किया, अपने नेतृत्व में दो आदमी को, जॉन मार्शल ने क्या, जो निदेशक थे, दो आदमी को खुदाई के लिए भेजा। एक क्या था, राखाल दास बनर्जी, दूसरा क्या था, दयाराम साहनी। तो ये अंग्रेज थे, उसके बाद दोनों भारतीय थे। इन लोगों को भेजा गया कि आप उस क्षेत्र में जाइए और खुदाई कीजिए और पता लगाइए। ये लोग गए, जाने के बाद वहां पे खुदाई किया, तो दयाराम साहनी जो 1921, कहीं कहीं पर 1921 22 दोनों दिया रहता है, तो आपको याद रखना है, दयाराम साहनी 1921 में जाकर क्या क्या, हड़प्पा का खुदाई किया, यानी वहां पर उत्खनन किया। हड़प्पा जो जगह का नाम है, जो शहर था उस समय का, उसका पता लगाया। यानी दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा का पता लगाया। वहीं पे जो राखाल दास बनर्जी, कहीं पर आपको आरडी बनर्जी भी मिल जाएगा, 1922 में, इसके ठीक एक साल बाद उन्होंने क्या किया, मोहनजोदड़ो का पता लगाया। मोहनजोदड़ो जो क्या है, दोनों ही अभी क्या है, हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो है, दोनों ही क्या है, अभी के वर्तमान पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। पाकिस्तान पहले एक ही जगह था, भारत में ही हुआ करता था। इन लोगों ने, तो आपको याद रखना है, जो दयानंद साहनी 1921 क्या है, हड़प्पा में, और राखाल दास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो में का पता लगाया था। इसके बाद अब इसके नाम को लेकर के विवाद है। नाम क्या है, जैसे जैसे चीज का पता चलता गया, उसका नाम भी क्या हुआ, बदलता गया। यानी ये पूरा क्षेत्र अभी का जो पाकिस्तान है और भारत है, इस पूरा क्षेत्र को मिला करके इस सभ्यता का विकास हुआ। तो कब कैसे हुआ, तो जैसे आपने देखा कि जो 1856 में, 1826 में इसका पता चला, उसके बाद दयाराम साहनी गए, राखाल दास बनर्जी गए और पता लगा। उसके बाद अभी तक भी क्या है, उत्खनन चल रहा है, नया नया चीजों का पता चल रहा है। तो इसका नाम, सबसे पहले इसका नाम रखा गया हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों नाम रखा गया, सबसे पहले फर्स्ट नाम यही रखा गया, यानी हड़प्पा सभ्यता। इसीलिए क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नामक जो शहर है, उसका जो रावी नदी के बाएं तट पे स्थित है, उसका पता लगाया, इसीलिए इसका नाम रखा गया हड़प्पा पहले। लेकिन बाद में इसको क्या देखा गया कि जो हड़प्पा है, उसके बाद मोहनजोदड़ो को पता लगा 1922 में। तो देखा गया, जो जैसे आप देखते हैं, जो सिंधु नदी जो आती है, सिंधु नदी ऊपर से हिमालय पर्वत का यहाँ से, तो यहाँ पे उसके दाएं तरफ क्या है, मोहनजोदड़ो है, और हड़प्पा इसी में जो इससे रावी नदी मिलती है उसके बाएं तरफ में है। तो ये सिंधु नदी के आसपास में मिल रहा है। उसके बाद भी और भी जो सभ्यता है वो इधर में, इधर 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 सब उसके आसपास में मिल रहा था, यानी जो सिंधु नदी के किनारे मिल रहा था। इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, इंडस सिविलाइजेशन नाम रख दिया, क्योंकि हड़प्पा इंडस रिवर के किनारे, ये इंडस रिवर के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का मिला, तो सिंधु नदी के किनारे इसका नाम रख दिया इंडस सिविलाइजेशन। लेकिन कुछ और बाद में इसका नाम क्या रखा, इंडस सरस्वती। इंडस, इंडस क्या है, नदी का नाम,
जो सिंधु नदी है पाकिस्तान में बहती है। और सरस्वती क्या है, सरस्वती भी जो नदी का नाम है जो अभी जो विलुप्त हो चुकी है, जो भारत में बहती थी। तो इंडस सरस्वती नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इंडस और सरस्वती के बीच में 1947 भारत की आजादी के समय जो 40 कॉलोनी 40 गांव का पता चला यहाँ पे, यानी जो सिंधु नदी है और जो सरस्वती नदी है उसके बीच में। अर्थात तो देखा कि जो पहले सिर्फ इंडस के किनारे था इसीलिए इंडस सिविलाइजेशन, बाद में जब इन दोनों के बीच में हुआ इसलिए इंडस सरस्वती दोनों नाम रख दिया गया। तो बाद में जब ये अभी और जब खुदाई चल रही है, आज तो क्या है 2023 चल रहा है, तो एक प्रेजेंट में क्या हुआ है 1500 गांव इसी क्षेत्र में मिला है। कहा 40 कॉलोनी मिला था और यह अभी 1500 गांव मिला, इसलिए इसका नाम उस समय रखा गया था इंडस सरस्वती। इसके बाद इसका नाम क्या रखा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। चूंकि ये क्या था, नाम था आपका इंडस सिविलाइजेशन क्योंकि इंडस नदी के जो किनारे था, तो किनारा बहुत छोटा होता है इसीलिए इसको इस रखा इंडस सिविलाइजेशन। लेकिन जब इसको वैली कहा गया, वैली इसलिए कहा गया यानी घाटी, यानी पूरा जब यहाँ से जो सिंधु नदी आती है उसके इधर मान लिए 50-100 किलोमीटर, इधर 50-100 किलोमीटर, दोनों तरफ बहुत विस्तार क्षेत्र को उसकी घाटी कहा जाता है। मान लीजिए जैसे गंगा नदी आती है तो गंगा की घाटी क्या हो जाएगा, गंगा नदी जहाँ से बह के आ रही है, जहाँ पे गिर रही है उसके आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं या उसमें जो नदियां मिलती है उसका क्षेत्र को मिलाकर भी गंगा के क्या कहते हैं, घाटी कहेंगे। इसी तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन इसीलिए कहा गया क्योंकि इंडस नदी के बहुत दूर दूर तक 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर दूर तक क्या है बहुत सारे शहर मिले यानी गांव मिला, इसीलिए इसको इंडस सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया यानी सिंधु घाटी सभ्यता। इसको और एक नाम दिया गया था क्या, चालकोलिथिक सिविलाइजेशन। चालकोलिथिक सिविलाइजेशन क्यों इसका नाम दिया गया था, क्योंकि इसके पहले सिविलाइजेशन में तांबा अर्थात कॉपर का वो लोग आविष्कार कर चुके थे, उसका व्यवहार करना सीख चुके थे और करते थे। और बाद में क्या हुआ, जो इस सिविलाइजेशन में आके कॉपर के साथ टीन मिलाकर के उन लोगों ने ब्रॉन्ज बनाना सीख लिया था यानी कांसा, इसलिए इसको चालकोलिथिक सिविलाइजेशन भी कहने लगे। और यही जो सिविलाइजेशन था का फर्स्ट टाउन रिवॉल्यूशन यानी प्रथम नगरीय क्रांति यहीं से शुरू हुआ था। नगरीय क्रांति, नगर मतलब शहर बनना यानी टाउन बनना, शहर बनना, यहीं से शुरू हुआ था सिंधु सभ्यता से। इसके पहले जो था ग्रामीण सभ्यता था और जो दूसरे जगह सभ्यता था वो भी ज्यादातर ग्रामीण था, लेकिन व्यवस्थित सभ्यता यानी राइज ऑफ सिटीज, शहर का जो निर्माण, शहर का जो विकास हुआ इसी सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता से शुरू हुआ, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया, फर्स्ट टाउन रिवॉल्यूशन नाम दिया गया। ये आप देख रहे हैं क्या नाम दिया, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, चालकोलिथिक सिविलाइजेशन या फर्स्ट टाउन रिवॉल्यूशन या राइज ऑफ सिटी, ये सारा नाम क्या है, एक ही है। वो क्या है, जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन या इंडस या हड़प्पन सिविलाइजेशन कहने से ये सारा नाम क्या है उसी के अंतर्गत आता है। इस तरह से नाम दिया गया था बार बार से। अभी हम लोग क्या करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता ही मानते हैं और पढ़ते हैं इसके बारे में। अब देखते हैं इसका समय काल, देखते हैं किसका, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन कहे या हड़प्पन सिविलाइजेशन। जब हम हड़प्पा बोलेंगे तो हड़प्पा एक शहर था उसके बारे में बोलेंगे, लेकिन जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन बोले या इंडस वैली सिविलाइजेशन दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो व्हीलर के मतानुसार जो थे विदेशी जो उस समय थे व्हीलर जो थे उनके अनुसार के 2800 से 1500 ईस्वी पूर्व था, यानी उन्होंने अपना खोजबीन किया, पता लगाया और बताया कि हम तो 2800 से 1500 को मानेंगे। उसका समय काल किसका, हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन का। वहीं पर किए थे डॉक्टर वीए स्मिथ थे, उनके अनुसार उन्होंने 2500 से 1500 माना कि इसका जो समय काल है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व इसका समय काल है। वो लोग खोज करते थे, पता लगाते थे, जिस तरह से पता लगता चला गया वो लोग अपना अपना टाइम पीरियड देता चला गया। वहीं पे सर जॉन मार्शल जो थे उन्होंने कहा नहीं, इसका समय काल 4000 से 2500 2500 ईसा पूर्व है, जो कि 4000 बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे क्या ये शुरुआत का जो हड़प्पा कालीन था उसके काल से लेके लास्ट यानी शुरू होने तक का 2500 ईसा पूर्व माना। वहीं पे डॉक्टर आर.के. मुखर्जी जो है उन्होंने क्या माना, 3250 से 2750 इसका माना। लेकिन सबसे जो अच्छा है, जो ऑथेंटिक है, जो मानने लायक है, जिन्हें सभी ने माना, वो है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग क्या है, C14 के आधार पर, यानी कार्बन डेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है केमिस्ट्री में, जब साइंस के जो स्टूडेंट वो जानते होंगे
कि इसके आधार पर हम पता लगा सकते थे ये चीज जो बना है, इसका जो निर्माण हुआ है कितने साल पहले हुआ है, इसके आधार पर। इसीलिए क्या है, इसके आधार पर विभिन्न तरह के जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस उसका कार्बन डेटिंग किया गया और इसके बाद 2350 से 1750 को माना गया है, जो अभी सर्वमान्य है। 2350 से 1750 यदि आपके एग्जाम में आता है हड़प्पा का जो समय काल है वो क्या है, वो आपको लिखना है 2350 से 1750 या इसी के आसपास का। यदि आपके उसमें रहे, मान लिया 2350 से 1750 ना रहे तो क्या करना है, तो इसी के आसपास यानी 2500 रहे तो 2500 भी मान लेंगे, 2500 से 1750 मान लेंगे। इसी तरह से आपको इसके आसपास का मानना है। विंसेंट आर्थर स्मिथ साहब है ये, जॉन मार्शल और ये देखिए मॉर्टिमर व्हीलर, जिन्होंने अपना मत दिया था समय काल कहां से कहां तक है। इसके बाद है जो निर्माता कौन थे, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता जो आपने देखा, जो वर्तमान पाकिस्तान, राजस्थान, गुजरात या जम्मू कश्मीर का कुछ भाग है, पंजाब है, हरियाणा, इन सब जगहों पे मिलाकर जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, कौन लोग यहाँ पे आकर बसे थे, कहाँ से आए थे, इसका यानी किसने बनाया था इसको, कौन लोग थे वो लोग। तो कहा जाता है जो प्रोटो ऑस्ट्रॉइड लोग थे, प्रोटो ऑस्ट्रॉइड जो है एस्ट्रोलॉइड लोग थे, वो पहले आए यहाँ पे इस सभ्यता में, रेस कमिंग इन इंडस रीजन, और यही लोग जाकर बाद में क्या हो गया, जो दक्षिण भारत में जाकर क्या हो गया, बस गए। तो बाद में देखते हैं दक्षिण भारत में जाकर के ये लोग बस गए। कहा जाता है ये लोग आए थे, ये किया था। कुछ लोग कहते हैं भूमध्य सागर से आए थे, जो मेडिटेरियन है जो है ना, भूमध्य सागर, ये जो एरिया आप देख रहे हैं भूमध्य सागर का, यहाँ से क्या हुआ था, यहाँ से ये लोग क्या किए थे, इंडिया में भूमध्य सागर के आसपास का जो एरिया, वहां से ये लोग आए थे, कहाँ पे, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो कुछ लोग ईसाई मानते हैं, बाद में क्या है, इसको क्या कहते हैं, इसको साउथ इंडिया का निर्माता भी कहते हैं। किसका, साउथ इंडिया जो है, इसको क्या कहते हैं, साउथ इंडिया, जो दक्षिण भारत उसके निर्माता कहते हैं भूमध्य सागरीय को। उसके बाद कुछ लोग मानते हैं जो मंगोलॉइड थे, ये लोग यहाँ पे जो बसे थे सिंधु घाटी सभ्यता में आके, वो लोग मंगोलॉइड से आके बसे थे, जो क्या है सब हिमाचली रीजन से आए थे। सब मंगोलॉइड मतलब सब हिमाचली रीजन, जो उप हिमाचली कहते हैं, हिमाचल के जो भाग है जम्मू कश्मीर के ऊपर हिमाचल साइड में, वहां से आए थे, जो इस तरह के जो देखने में होते थे, इस तरह के आज भी जो है। तो वहां से आकर के क्या था, इस वैली में मतलब इस घाटी में बसा, नगर का विकास किया। कुछ कहते हैं अल्पाइन लोग आए थे, अल्पाइन थे, मिडल गंगा एंड जो लोअर गंगा है उसके बीच के लोग थे। तो तरह तरह का मत है, किसी का भी जो कंप्लीटली प्रूफ नहीं है कि यही लोग थे, बस हम लोग को मान लेना इसमें से ही कोई लोग थे या सभी लोग आकर के इन घाटी का यानी इस सभ्यता का क्या क्या था, विकास क्या था। देखिए प्रोटो ऑस्ट्रॉइड उस समय देखने में इस तरह से लगते थे, आज के मानव जैसे, है ना, इस तरह से। इसके बाद है उस समय के जो है जो सभ्यता, जो देखेंगे कौन कौन सा सभ्यता था दुनिया में, तो देखेंगे जो ह्वांगहो रिवर वैली जो है, ह्वांगहो रिवर वैली जो चाइनीज सिविलाइजेशन है, चाइनीज हमारे जैसा ही है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें चाइना में बहुत बड़ा सिविलाइजेशन चाइना। तो चाइना सिविलाइजेशन क्या था, ह्वांगहो रिवर वैली, ये भी क्या था, ह्वांगहो नदी के किनारे ही हुआ। जैसे ये हमारा जो सिंधु घाटी है वो क्या है, जो आपका इंडस यानी सिंधु नदी के किनारे है, इसी के नाम पर यहाँ पे क्या ह्वांगहो है, तो ह्वांगहो रिवर वैली। इंडस वैली जो भारत में, जिसको हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन। दजला फरात घाटी, दजला फरात घाटी मेसोपोटामिया या सुमेरियन, कहाँ पे, आज का जो इराक है वहां पे, कौन सा, मेसोपोटामिया या सुमेरिया, बहुत इंपॉर्टेंट ये, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन से इसका जो है बहुत ज्यादा व्यापार होता था, मेसोपोटामिया सुमेरिया का, आज का इराक, क्योंकि स्थलीय मार्ग है, घोड़े का इस्तेमाल करके या किसी गाड़ी का इस्तेमाल करके आराम से जाया जा सकता था। इसके बाद उसी समय था नाइल रिवर वैली सिविलाइजेशन जो है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, नाइल रिवर के किनारे, नाइल जो नील नदी है, हाँ, इजिप्ट में, उसी को क्या कहते हैं, इजिप्शियन सिविलाइजेशन। तो ये बड़े बड़े चार जो सिविलाइजेशन है उस समय मौजूद था और इनके बीच आपस में संबंध भी था। लेकिन इन सभी में से क्या था, हड़प्पा वाज द बिगेस्ट, सबसे बड़ा, एंड द मोस्ट डेवलप्ड ऑफ ऑल, सबसे ज्यादा विकसित था, क्योंकि इसकी जो नगर योजना थी, बाद बाकी जो सिविलाइजेशन था उसके नगर योजना से कहीं ज्यादा बेहतर था। किसका, हड़प्पा का। बहुत ही सुनियोजित नगर था इसका, और जो लोगों को जो फैसिलिटी मिलता था उस समय नगर के लोगों का बहुत ज्यादा था दूसरे के तुलना में, दूसरे सिविलाइजेशन के तुलना में। इसके बाद जो देखेंगे हड़प्पा का उद्भव, आज ओरिजिन ऑफ हड़प्पा कहां से हुआ,
तो बहुत सारे मत है। इसमें हम लोग दो भागों में बांटा, एक है विदेशी मत यानी फॉरेन ओपिनियन क्या कहता है, और एक है हमारा देसी मत। तो देसी लोग क्या कहते हैं, यहाँ के लोग क्या कहते हैं। जैसे विदेशी लोगों में जो विदेशी इतिहासकार हैं, पुरातत्वविद हैं, उनमें जैसे आपका देखेंगे मॉर्टिमर व्हीलर है, गार्डिंग चाइल्ड है, उसके बाद मैके है, मैके, ये तीनों ने, इन लोगों का मत था कि जो हड़प्पा का विकास हुआ है वो कहाँ से हुआ है, मेसोपोटामिया से। हड़प्पा का जो विकास हुआ है कहाँ से हुआ है, मेसोपोटामिया। इन लोगों का ऐसा मानना था कि जो हड़प्पा है वो मेसोपोटामिया से हुआ है। क्यों, इसने कुछ तर्क दिया कि मेसोपोटामिया का विकास पहले हुआ, उसके बाद में हड़प्पा का विकास हुआ। क्योंकि हड़प्पा में क्या है, एक जो अन्नागार है, अन्नागार मिला है जो इस तरह का था, इस तरह का जो चित्र होता है, आज भी जिसमें अन्न रखते हैं लंबा करके, तो ये अन्नागार इस तरह का जो मिला है, ये वहां भी था मेसोपोटामिया में भी, और यही हड़प्पा में मिला। तो कहते हैं चल मेसोपोटामिया में था, हड़प्पा में, अर्थात जो है मेसोपोटामिया से नकल करके जो हड़प्पा लोगों ने बनाया, अर्थात पहले मेसोपोटामिया हुआ। वहीं पे और एक चीज जो है वो है चबूतरा। चबूतरा आप देखेंगे जैसे अभी बैठे हैं गांव में बनता है, इस तरह से जो नीचे चौड़ा भाग था, ऊपर आते थे थोड़ा गोल होता है और छोटा हो जाता है, चबूतरा। ये जो चबूतरा बना था, चबूतरा ठीक इसी तरह का चबूतरा का मेसोपोटामिया में था। तो लोग कहते हैं कि मेसोपोटामिया से इन लोगों का कहना है कि ये सारा चीज जो है मेसोपोटामिया से हड़प्पावासी ने नकल करके बनाया, अर्थात मेसोपोटामिया का नकल है। इस चबूतरा को क्या कहते थे, जिगुरत, ये याद रखिएगा, जिगुरत। चबूतरा को क्या कहते थे, जिगुरत भी कहते थे। तो ये इनका मत था, किसका, विदेशी मत था, यानी विदेशी लोग हैं, विदेशी बातें। इसी तरह से देसी मत क्या है, देसी लोग क्या कहते हैं, देसी लोगों क्या कहते हैं, नहीं, हड़प्पा का जो विकास हुआ, यानी ये जो सिंधु नदी घाटी का जो विकास हुआ वो है यहाँ के लोगों से ही हुआ, यहीं के लोग थे, कहीं बाहर से नहीं आए थे, यहीं के लोग थे, यहीं के लोग ने पहले इसका विकास किया हड़प्पा का। तो इसका तो किस आधार पर ये लोग बताते हैं कि हड़प्पा का विकास जो यहीं के लोगों ने किया, विदेशी लोगों ने अपना तर्क दिया और देसी लोग उन लोगों ने अपना तर्क दिया, वही आधार हम देखते हैं जो किस आधार पर इन लोगों ने बताया था। हम तुलना करेंगे मेसोपोटामिया और हड़प्पा का। यहाँ पे आप पहले देख सकते हैं जो आधार है, पहला देखेंगे लिपि, लिपि यानी लिखने का जो था, जो स्क्रिप्ट था कैसा था। तो स्क्रिप्ट यानी मेसोपोटामिया के लोग किस लिपि यानी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते थे, हड़प्पावासी कैसा करते थे, इसी से पता चलेगा कि कहाँ के लोग किसका नकल कर रहे थे। तो मेसोपोटामिया में देखते हैं जो कीलाक्षर जिसको कहते हैं हिंदी में क्यूनिफॉर्म, इस लिपि का इस्तेमाल करता था। वहीं पे क्या है, हड़प्पन लोग जो करते थे वो है भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक कहने का मतलब है पिक्टोग्राफी, पिक्टोग्राफी यानी पिक्चर, बहुत सारा 400-500 तरह का उसके पास संकेत था हड़प्पा वासियों के पास, उसका इस्तेमाल करके वो क्या करते थे, सील पे हो, मोहर पे हो, पत्थर पे उसको लिखते थे। अर्थात ये क्या हो गया, दोनों अलग अलग, इसका कीलाक्षर था, इसका भाव चित्रात्मक था, दोनों की लिपि अलग है। इसके पास वो भी 400 से 500 संकेत वो अपना था, तो कैसे ये मेसोपोटामिया का क्या कर सकता है, नकल कर सकता है। वहीं पर जब हम देखेंगे यहाँ पे नगर नियोजन, ये नगर जो नियोजन है उसका, तो इसका क्या ये वियोजन हो गया, यहाँ पर होगा नियोजन, ठीक है। तो नगर नियोजन में क्या था, जो मेसोपोटामिया का लेस डेवलप था यानी कम विकसित था, वहीं पे क्या था, हड़प्पा का अधिक विकसित था। तो हड़प्पा का सर बहुत ज्यादा विकसित था और ये कम विकसित था, तो कम विकसित का ये ज्यादा विकसित वाला कैसे नकल करेगा। अर्थात क्या है, हड़प्पा का जो विकास हुआ था वो स्थानीय लोगों द्वारा ही हुआ था। वहीं पर तीसरा जो प्रमाण दिया गया, ईंट का प्रमाण दिया है। मेसोपोटामिया के लोग कच्ची ईंट का जो है प्रयोग करते थे, रॉ ईंट, कच्चा जिसको पकाया नहीं गया हो। वहीं पर हड़प्पा के लोग पक्की ईंट का इस्तेमाल करते, कहीं कहीं पर कच्ची ईंट का भी इस्तेमाल मिला है, लेकिन पक्की ईंट अर्थात ये ईंट को पकाना सीख चुके थे। वहीं पे जो है कहा, मेसोपोटामिया के लोग कच्चे ईंट का ही इस्तेमाल करते थे घर वगैरह बनाने में, अर्थात उसको पकाना अभी तक भी नहीं आ रहा था। तो कौन किसका नकल कर रहा है, तो यहाँ पे इसके बाद देखते हैं पूजा स्थान के बारे में, प्लेस ऑफ वर्शिप। यहाँ पे साक्ष्य प्राप्त हैं, अर्थात पूजा स्थल मतलब जहाँ जैसे बड़ा घर बना लिया, मंदिर बना लिया, ये सब वगैरह। तो इसका साक्ष्य एविडेंस ऑफ क्या है, मेसोपोटामिया का साक्ष्य क्या है, मिलता है। लेकिन हड़प्पा में क्या ये साक्ष्य प्राप्त नहीं होता, एविडेंस नॉट रिसीव्ड। कहां से, हड़प्पा से। हालांकि यहाँ पे पशुपतिनाथ का जो सील पे मुहर है वो मिला है, देवी का प्रतिमा मिला है, यानी नारी देवी का नारी मूर्ति मिला है, लेकिन पूजा स्थल का साक्ष्य नहीं मिलता। यदि आपका क्वेश्चन बनता है पूजा स्थल का साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त होता है कि नहीं होता है, तो नहीं होता है, आपको याद रखना है। वहीं पर मेसोपोटामिया से जो है पूजा स्थल का साक्ष्य क्या है, प्राप्त होता है। दूसरा देखेंगे मोहर के बारे में, सील के बारे में। मोहर, सील,
सील अर्थात मोहर जो है लेन देन के काम में भी आता था, और ठप्पा मारने के यानी जो सामान भेजते थे बाहर के देशों में, मुंह बंद करके गीले मिट्टी से उसमें ठप्पा दिया जाता था, उसको सील कहते हैं। तो मुहर कहते हैं। तो बेलनाकार था, सिलिंड्रिकल था, इसका सील क्या था? बेलनाकार। बेलनाकार मतलब सिलिंड्रिकल, इस तरह का जो होता है सिलिंड्रिकल था। किसका? मेसोपोटामिया का। वहीं पे जो हड़प्पन थे उसका सील कैसे होता था? चौकोर इस तरह से, या स्क्वायर शेप का इस तरह का सील होता था। तो इसमें तो कहीं पे क्या है? मेल नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो विकास हुआ वो स्थानीय था, अर्थात यहीं के लोगों ने इसका विकास किया, किसी दूसरी सभ्यता का नकल नहीं किया। तो यहीं पर आप देखिए यूनिफॉर्म जो किलाक्षर था, देखिए किलाक्षर, ये जो मेसोपोटामिया के लोग किस तरह का जो अक्षर है लिपि का बनाते थे। और दूसरी तरफ देखिए हड़प्पा के लोग जो पिक्टोग्राफिक भाव चित्रात्मक, यहाँ पर देखिए इस तरह का तरह तरह के चित्र बनाते थे। यहाँ पर देखिए एनिमल्स का है, पशुपति नाथ का चित्र है, यहाँ पे आदमी है, जानवर है, सभी है। यहाँ पर देखिए तरह तरह के चित्र बनाया है। यहाँ पर एक सिंग वाला बैल है। तो दोनों का लिपि बहुत ही अलग है, एक दूसरे का नकल नहीं कर सकता। वहीं पर जब टाउन प्लानिंग में देखते हैं तो लेस डेवलप्ड मेसोपोटामियन टाउन का इस तरह का उस समय का रहा होगा, लेकिन वहीं पर देखते हैं जो हड़प्पा का जो था पूरा वेल प्लान था। वेल प्लान कहने से अर्थात है बहुत ही व्यवस्थित, यानी नालियों का व्यवस्था होना, रास्ता का व्यवस्था होना सही से, घर का हवादार होना, इस तरह से है। उसी तरह से ईंट का हम देखेंगे तो वो लोग कच्चे ईंट का जो है व्यवहार करते थे मेसोपोटामिया में। हमारे यहाँ पे हड़प्पा में क्या था? पक्के ईंट। पक्के ईंट का क्या करते थे व्यवहार, यानी ईंट को पका करके उसका इस्तेमाल घर वगैरह, रास्ता वगैरह बनाने में करते थे। प्लेस ऑफ वर्शिप क्या है? मेसोपोटामिया का प्लेस ऑफ वर्शिप बहुत बड़ा बिल्डिंग था यहाँ पे, जबकि प्लेस ऑफ वर्शिप हड़प्पा में क्या है? नहीं मिला। घर के आसपास ही लोग क्या करते थे? घर में ही पूजा करते होंगे। सिलिंड्रिकल ऑफ मेसोपोटामिया, जो ये देखिए आपका सिलेंडर के आकार का ये उसका सील है, जबकि जो स्क्वायर सील ऑफ देखिए कि हड़प्पा का क्या है? स्क्वायर सील। जितना भी आप देख रहे हैं स्क्वायर भी था, रेक्टेंगुलर भी था, यहाँ पे इसका है। इसमें तरह तरह के एनिमल्स का क्या है? चित्र बना। दोनों का सील्स भी क्या है? अलग अलग है। अब देखेंगे उस समय जो था किस तरह का संस्कृति था। जैसे हमने पढ़ा था ताम्रपाषाण कालीन जो था, जो राजस्थान में कौन सा संस्कृति था, उसके बाद कौन सा जो है पाकिस्तान में किस तरह का संस्कृति था। तो उसी से तो हड़प्पा कालीन भी संस्कृति जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो ताम्रपाषाणी काल के बाद ही कुछ दिन बाद ही हड़प्पा काल आया। तो चालकोलिथिक एग्रीकल्चर कल्चर जो था उस समय, तो किस तरह से हड़प्पा का उस समय विकास हुआ। जो कुल्ली नाल संस्कृति जो था ये कहाँ पे था उस समय? बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान कहाँ पर था? अभी का जो पाकिस्तान है वहां पे। कौन सा? कुल्ली नाल संस्कृति। आपको रखना है, किससे रिलेटेड है ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सोथी कल्चर, सोथी संस्कृति कहाँ है? राजस्थान में। जो है चहुंद्रो में कौन सा होता है? झुक्कर झाकर, जिसको कहते हैं बोइंग कल्चर। झुक्कर झाकर संस्कृति कहाँ है? चहुंद्रो। चहुंद्रो के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा और सिंध है, इसमें क्या था? इंडस कल्चर, इंडस सिंधु संस्कृति। क्या था? सिंधु संस्कृति, क्योंकि ये जो इंडस रिवर के नदी के किनारे घाटी में मिला, इसलिए इसको हम लोग सिंधु संस्कृति का यहाँ पे क्या हुआ? विकास हुआ। इसके बाद देखिए ये जो है मैप है। मैप बहुत ही जरूरी है, मैप जानना भी है, क्योंकि इससे आपको क्या होगा? एक आइडिया मिल जाएगा कहाँ पर क्या है और किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो इंडस रिवर, ये जो इंडस रिवर आप देख रहे हैं यहाँ से, इंडस रिवर कहाँ से जो है निकल रहा है और कहाँ पे जाकर मिल रहा है? यहाँ से ये जो यहाँ गिर रहा है यहाँ का अरब के खाड़ी में, और यहाँ बंगाल जो है इंडस रिवर इधर से आया, यहाँ ये इंडस रिवर है। इसी में दूसरे नदी भी क्या है? आकर के जुड़ रहा है यहाँ से। हड़प्पा, यहाँ पे आपका हड़प्पा बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ये नदी कौन सा हो जाएगा? रावी नदी। ये देखिए यहाँ से कौन सा रवि आया? रावी नदी। यहाँ पे आके इंडस में मिल गया। इसके बाद भी सतलज रवि जो है यहाँ से सतलज आया, इस तरह का ये इंडस में मिल गया। तो जितने भी आपके जो संस्कृति यहाँ मिले शहर, सभी इसी नदी के चारों तरफ आसपास में मिले हैं। तो इसीलिए इसका नाम क्या? सिंधु घाटी सभ्यता बनाया गया। यहाँ पे राजस्थान में लूनी नदी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो जगह है, मोहनजोदड़ो, ये है आपका इंडस। इंडस के जो दाहिने तरफ कौन है? मोहनजोदड़ो है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो शहर था, सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो। आपका रावी नदी के लेफ्ट में कौन मिल गया? हड़प्पा। यहाँ पे क्या है? रोपर। यहाँ पे उस समय का जो है राखी गढ़ी, ये राखी गढ़ी यहाँ पे मिल गया। आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है, आलमगीरपुर। इसके बाद इंपॉर्टेंट आप आ जाएगा धोलावीरा, गुजरात में। ये देखिए धोलावीरा है। लोथल,
यहाँ पे लोथल कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए गुल्फ ऑफ खंबात, खंबात की जो खाड़ी इधर में है, यहाँ कच्छ खंबात, तो इधर में क्या है, समुद्र पास में है, समुद्र पास में, इसीलिए इसको क्या है, बंदरगाह के रूप में क्या हुआ, लोथल विकसित हुआ, क्योंकि बहुत ही पास में समुद्र है, यहाँ से आसानी से क्या कर सकता था ये लोग, दूसरे देश यानी उस समय में ओमान के साथ इसका व्यापार होता था इस समुद्री रास्ते से। उसके बाद है, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका, कई सारा यहाँ पर दिया गया है, मेहरगढ़ है, गुंडई, घुंडई, घुंडई जिसको कहते हैं घुंडई, राणा घुंडई बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। तो ये बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट जो साइट है, यानी जो शहर है, बनावली, यहाँ पे बनावली, राखीगढ़ी, कालीबंगा, कालीबंगा जो राजस्थान में पड़ता है। अब देखेंगे इसका भौगोलिक विस्तार, तो यहाँ से एक आइडिया आप लीजिए कहाँ तक इसका भौगोलिक विस्तार है, यही था यहाँ पे, यहाँ से थोड़ा और नीचे महाराष्ट्र तक भी इसका विस्तार था। तो भौगोलिक विस्तार कैसा है, ऊपर आपका कश्मीर चला गया, कश्मीर से लेके पूरा पाकिस्तान का भाग आ गया, यहाँ से लेते हुए कहाँ आ गया आपका यूपी, यूपी तक आ गया है, उसके बाद जाकर के नीचे महाराष्ट्र तक आ गया है। ये इसका भौगोलिक विस्तार था जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसका। इसीलिए इसका जो भौगोलिक जो विस्तार स्वरूप है वो क्या था, त्रिभुजाकार था, त्रिभुजाकार यानी ट्राइंगुलर था, ट्राइंगुलर के शेप में नीचे की तरफ क्या हुआ था, ये विकसित हुआ था। जब शुरू में इसका खोज हुआ, जब धीरे धीरे खोज तो बढ़ता चला गया, तो उस समय बताया गया था जो पहले था 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला है, उस समय बताया गया, क्योंकि उस समय उतना ही खोज हुआ। लेकिन बाद में जब भारत आजाद हुआ और भी खोज चलता गया, गुजरात में सबसे ज्यादा इसका खोज हुआ, तब बताया गया अभी के अनुसार वर्तमान समय में क्या है, 20 लाख किलोमीटर जो वर्ग किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर, उसमें ये फैला हुआ है। आपके एग्जाम में यदि ऑप्शन रहता है तो आपको ये 20 लाख वर्ग किलोमीटर पे टिक लगाना है, यदि 13 और 20 रहता है तो 20 पे लगाना है। 13 भी था लेकिन पहले था, लेकिन अभी के अनुसार क्या परिवर्तन होकर कितना हो गया है, 20 लाख किलोमीटर में, बहुत बड़ा क्षेत्र में इसका विस्तार हुआ है। आजादी के बाद जो है अधिकांश खुदाई भारत में हुआ है, भारत में कहाँ पे, वो भी गुजरात में, गुजरात में 80% खुदाई हुआ है। यानी पूछेगा जो आजादी के बाद भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा खुदाई हुआ है, यानी उत्खनन हुआ है जो सिंधु घाटी सभ्यता का, तो हो जाएगा आपका आंसर गुजरात 80%। उसके बाद किसका हुआ है, सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती उसके जो सहायक नदी है उसके तटों पर इसका जो खुदाई हुआ है, और बहुत सारे शहर भी प्राप्त हुए हैं। इसका जो है एक्सपेंशन ऑन द अर्थ देखेंगे, जो एक्सपेंशन जो है सबसे बड़ा शहर, बहुत सारा शहर का नाम हमने आपको बताया जो उस समय भी था, तो सबसे बड़ा कौन है, बड़ा से छोटा के रूप में जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे सबसे बड़ा था मोहनजोदड़ो। ये मोहनजोदड़ो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा था, जनसंख्या के हिसाब से भी क्या था, सबसे बड़ा था, शहर के हिसाब से भी सबसे बड़ा शहर था मोहनजोदड़ो। उसके बाद क्या था, हड़प्पा, यानी 2 शहर जो था सबसे बड़ा था। उसके बाद आ गया राखीगढ़ी, राखीगढ़ी क्या है, उसके बाद क्या है, धोलावीरा आ गया। तो इस तरह से देखेंगे 4 शहर का ही लिया गया है, तो सबसे बड़ा का ही पूछा जाता है, सबसे छोटा का तो अभी तक पता नहीं, क्योंकि बहुत सारा शहर है, कोई भी छोटा हो सकता है। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, धोलावीरा। लेकिन अभी वर्तमान के अनुसार क्या है, जो सबसे बड़ा जब खोज चला है राखीगढ़ी का, तो राखीगढ़ी सबसे बड़ा शहर को पाया गया है, यानी राखीगढ़ी यहाँ पे 3 नंबर में था, लेकिन राखीगढ़ी क्या है 1 नंबर में, सबसे बड़ा क्षेत्र, हरियाणा के जो क्षेत्र है वहां पे सबसे बड़ा क्षेत्र किसका है, राखीगढ़ी का। इसके बाद देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या थी, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके लिए क्या है, बाद बाकी जो बाहर की जो सभ्यता है, विदेशी सभ्यता, उससे हमारे सभ्यता कैसे अलग था, इसके बारे में देखें। तो सबसे जो अच्छा विशेषता वो क्या है, नगर नियोजन। बहुत सारे विशेषताओं के बारे में जानेंगे, तो नगर नियोजन के बारे में पहले हम देखते हैं, जो टाउन प्लानिंग था कैसा था, यानी यहाँ के शहर जो था, जो नगर था, नगर मतलब शहर यानी सिटी, जो हड़प्पा का, हड़प्पा कहने से अर्थात क्या हो गया, जो पूरे सिंधु घाटी का हम बात कर रहे हैं, हड़प्पा जो सभ्यता उसके बारे में कर रहे हैं, यानी अब जितना भी हम अभी अब पढ़ेंगे पूरे जो सिंधु घाटी है, इंडस वैली, सब के बारे में, यानी सब शहर इसमें क्या होगा, इंक्लूड होगा। तो टाउन वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, 2 पार्ट मतलब वेस्टर्न, 2 भागों में बटा था, वेस्टर्न और ईस्टर्न 2 भागों में टाउन बचा था। यानी जो वेस्टर्न था यानी पश्चिमी भाग, और एक क्या था, पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग क्या था, दुर्गीकृत था, यानी टीला बना था, तो टीला यानी फोर्ट माउंट था, और जो था ईस्टर्न यानी जो पूर्वी भाग था वो क्या था, नीचे की तरफ। तो टाउन प्लानिंग में भी हम देखें किसका टाउन प्लानिंग, ठीक है, अलग अलग शहर का अलग अलग था। हम एक साथ पढ़ रहे हैं कि सभी शहर प्राय 2 भागों में बटा था। तो
क्या था, पश्चिमी भाग दुर्ग, क्या दुर्ग, दुर्ग मतलब मान लीजिए ये शहर है, शहर के चारों तरफ वाल बना दिया गया है जाके कोई भी इसमें आक्रमण ना कर सके, ना ढुक सके चोरी छुपे, इसी को कहते हैं दुर्ग, यानी किला बना देना, फोर्टिफाइड कर देना। इसके बाद है जो यहाँ पे ईस्टर्न है, नीचे की तरफ फेसिंग टाउन था, ये क्या था, आम जनता के लिए रहने का जगह था, जहाँ पे आम जनता रहते थे। साधारण तौर पर उसको दुर्गीकृत नहीं किया जाता था क्योंकि आम जनता के लिए है, या जो बिजनेस करता है छोटा मोटा उसके लिए, शिल्पकार है उसके रहने के लिए यहाँ पे बना था। तो दो भागों में टाउन बना हुआ था, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सिटाडेल यहाँ पे बना हुआ है, ऊपर का जो भाग है यहाँ पे घेरा हुआ है, उसके भीतर क्या होगा, ये दुर्गीकृत क्या हुआ है, उसके भीतर वहां पे जो रहने का जगह होगा, जो बड़े लोग हैं, राजा है या बड़े बड़े बिजनेसमैन है या सैनिक होगा बड़ा जो ओहदे पे वो होगा। निचला हिस्सा जो क्या है, ये लोअर टाउन कहा जाता है, यहाँ पे उसके बहुत सारे लोग जो हैं वो रहते थे, जो उसके नागरिक हैं उनके लिए यहाँ पे बना था। इसमें क्या है, कोई दुर्गीकृत नहीं है यहाँ पे। अब तो हमने आपको बताया कि जो शहर थे, जो सिंधु घाटी के ज्यादातर जो शहर था वो क्या था, दो भागों में बटा था। लेकिन एक शहर क्या है, धौलावीरा, जो आपको हमने दिखाया जाए गुजरात में, धौलावीरा जो शहर है जिसका खोज 90 से 98 के बीच हुआ था, यह है, इसमें तीन भाग, उत्तर, मध्य और निम्न, यानी इसका जो शहर है तीन भागों में बटा हुआ था। तो ये क्या अपवाद है, और आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है, जो एक्सेप्शन होता है, जो अपवाद होता है, वहीं से प्रश्न बनता है। तो धौलावीरा आपको याद रखना है, इसका जो टाउन प्लानिंग था, इसका तीन भागों में टाउन बटा हुआ था, उत्तर, मध्य और निम्न। तो इसमें देख सकते हैं ये जो मिडल टाउन है यहाँ पे, ये धौलावीरा का, ये लोअर टाउन है, यहाँ पे क्या है और एक टाउन है। तो तीन भागों में इसके शहर क्या थे, बटे हुए थे इस तरह से। और बाहर का जो क्षेत्र था वो क्या था, गांव वगैरह है, जो कृषि का क्षेत्र है वो बाहर का क्षेत्र था। तो ये आपको याद रखना है कि धौलावीरा क्या है, तीन भागों में बटा हुआ था, लेकिन बाद बाकी शहर जो है दो भागों में बटा हुआ है। अब देखेंगे तो अपवाद में क्या है, चौहंद्रो है, चौहंद्रो में कोई दुर्गीकरण नहीं है। तो चौहंद्रो में जैसे हमने बताया कि सभी भाग जो है दुर्गीकृत था, जैसे दो भागों में बटा हुआ है। आपने देखा हड़प्पा में जो पहला क्या था, जो पश्चिमी भाग है वो दुर्गीकृत है, पूर्वी भाग क्या था वहां पे दुर्ग नहीं था। उसके बाद जो चौहंद्रो है, एक शहर था उस समय, उसमें कोई दुर्गीकरण नहीं है। चौहंद्रो जो मनके के उत्पादन के लिए बहुत ही विख्यात था, तो वहां पे कोई दुर्गीकरण उसका भाग को नहीं किया गया। वहीं पे जब हम कालीबंगा, कालीबंगा जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, यहाँ से देखते हैं वहां पे जो मनका वगैरह चूड़ियां वगैरह बनता था, जिसका अर्थ ही है काले रंग की चूड़ियां, जो राजस्थान में है, ये क्या है, दुर्गीकृत था। ये क्या था, दुर्गीकृत था। लेकिन ये भी जो कालीबंगा अलग अलग दुर्गीकृत था, जैसे ये देख सकते हैं कालीबंगा का दो शहर है, तो एक ही शहर है उसी में अलग अलग दुर्गीकृत किया हुआ है, अलग अलग भाग है, दो भाग, इसका भी दो भागों में बटा हुआ है, लेकिन अलग अलग क्या है जो दुर्गीकृत किया। दुर्गीकृत मतलब इस तरह से वाल क्या हुआ है, बनाया गया है, चारों तरफ से इस तरह से वाल बनाया गया है। इसका पता किसने लगाया था, अमलानंद घोष ने। किसको, कालीबंगा, कालीबंगा का पता जो राजस्थान में, उसका पता लगाया था अमलानंद घोष ने। और इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। और ये अलग अलग क्या था, दुर्गीकृत किया गया था। और इसमें भी क्या, ये कच्ची ईंटों से दुर्गीकृत किया गया था। यहाँ पर खेती का जो साक्ष्य प्रमाण मिला है, हल से जोते हुए खेत भी मिले हुए हैं। तो यहाँ पे अलग अलग दुर्गीकृत है, और वो भी क्या है, कच्चे ईंटों से। यहाँ पे पक्के ईंटों का इस्तेमाल नहीं किया, दुर्गीकरण के लिए क्या किया है, कच्चे ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ देखिए, द रोड्स यूज्ड टू स्प्लिट एट राइट एंगल टू ईच अदर, यानी नगर नियोजन में इसके रास्ते जो थे, यानी शहर के जो रास्ते हुआ करते थे, रास्ते एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटते थे। यानी यहाँ पे सभी रास्ते के देख सकते हैं इस तरह से जो है, सभी राइट एंगल पे काटते थे, यानी रास्ता एक साइड से इधर से गया, दूसरा रास्ता इधर से आया, यानी चौकोर रास्ता हुआ करता था। आपस में एक जगह क्या करता, मिलता था। शहर के रास्ते चौड़े होते, मेन रास्ता बहुत बड़ा बड़ा हुआ करता था, जो छोटे छोटे रास्ते आके उसमें से मिलते थे, यानी बहुत ही सुव्यवस्थित रास्ता था। रास्ता जो था कच्ची ईंटों से भी बना होता था, पक्की ईंटों से भी क्या होता था, शहर के रास्ते बने होते थे। जो ड्रेनेज सिस्टम है बहुत ही उस समय उन्नत था। जो आजकल का भी जो ड्रेनेज सिस्टम है सब बहुत जगह नहीं है, उस समय सोचिए आज से कितना 4000 साल पहले का बात कर रहे हैं, उस समय क्या था, द ड्रेनेज सिस्टम वाज आल्सो फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन यानी इस घाटी के, सिंधु घाटी के लोग ने क्या किया था, बहुत ही जो जल प्रवाह प्रणाली है, ड्रेनेज सिस्टम है, नाले का आविष्कार किया था। इस तरह से आप देख सकते हैं ये नाला बना हुआ है, ये उस समय का देखिए किस तरह से ये नाला बना हुआ है।
नाले थे। नालियां ईंटों या पत्थरों से ढकी होती थी। देख रहे हैं किस तरह से ईंट से क्या हुआ है, ये नाला ढका हुआ है, ईंट या पत्थर से ढका होता था। इनके निर्माण में मुख्यतः ईंटों और मोर्टार का प्रयोग किया जाता था, परंतु कभी कभी चूने और जिप्सम का भी प्रयोग इसमें होता था। नाले को बनाने में या ढकने में प्रयोग किया जाता था। घरों से जल निकासी मोरियों द्वारा होती थी जो मुख्य नालियों में गिरती थी। अर्थात आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये घर है, घर से क्या छोटा सा नाला निकला है, जो मेन नाला है उसके साथ क्या हो रहा है, ये मिल रहा है। यानी कितना सुव्यवस्थित तरीका था उन लोगों का। यानी छोटा छोटा नाला निकल करके मेन नाला में गिर रहा है, मेन नाला जाकर के बाहर गिरेगा शहर के बाहर। इस तरह से जल व्यवस्था बहुत ही क्या था, जल जो प्रबंधन प्रणाली है बहुत ही उसका क्या था, उन्नत था। किसका, हड़प्पा वासियों का। और यहां पर देखिए एक्सेप्शन क्या है, जो बनावली जो जगह है, बनावली जो था उसी का एक शहर, एविडेंस ऑफ ड्रेनेज नॉट फाउंड। तो ये आपको याद रखना है, कहां से जल प्रबंधन यानी नाली का जो प्रवाह प्रणाली है, ड्रेनेज सिस्टम कहां से नहीं मिला है, वो है आपका बनावली। यही अपवाद है और ये आपको याद रखना है। ये है जो बनावली का, आप देख सकते हैं इसमें क्या है, नाली का प्रबंधन आपको नहीं दिख रहा होगा, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो दूसरा जो विशेषता है वो क्या है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। वो लोग जो घर बनाते थे, घर कैसा होता था, तो बिल्डिंग्स वेयर कंस्ट्रक्टेड इन ए रॉ बाय रॉ एंड पक्का ब्रिक्स, यानी पक्का ईंटों का वे लोग क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे। रॉ बाय रॉ मतलब एक के बाद एक ग्रिड सिस्टम में वो लोग बनाते थे, यानी सजाया हुआ रहता था। यानी ग्रिड यानी चार कोना में, इस खाप में, वहां पे जगह जगह इस तरह से, ताकि जाने आने का रास्ता आराम से उस लोगों को मिल सके। यानी पक्के ईंटों का इस्तेमाल होता था। द ब्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इंडस सिविलाइजेशन वर इन द रेशियो 4:1, यानी 4, 2 और 1 के अनुपात में। यानी ये भी पूछा जाता है जो ब्रिक्स की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या, 4, 2, 1 मतलब ये हो गया आपका लंबाई 4, यानी ये यहाँ से यहाँ 4, उसके बाद क्या है चौड़ाई, इस तरह से चौड़ाई, और ये हो गया ऊंचाई। 4, 2, 1 के अनुपात में क्या होता था, उसके ईंट थे उस समय का, ये इस तरह से ईंट देख रहे हैं, ये पके हुए ईंट है। ईच बिल्डिंग हैड ए अरेंजमेंट फॉर किचन, सभी घर, जितना भी घर था नगर में, उसमें क्या था, किचन यानी रसोई घर था, बाथरूम था, उसके बाद कोर्टयार्ड था, आंगन था, टॉयलेट, द डोर्स ऑफ द बिल्डिंग, ये आपको याद रखना है क्या होता था, स्नान घर भी था। प्रत्येक घर में आपको किचन मिलता था, स्नान घर मिलता था, बाथरूम मिलता था प्रत्येक घर में। उसके बाद जो है डोर्स ऑफ द बिल्डिंग्स डिड नॉट ओपन टुवर्ड्स द हाईवे बट ओपन टुवर्ड द बैक साइड ऑफ द स्ट्रीट, अर्थात जो मेन रास्ता है उसके तरफ किसी का दरवाजा नहीं खुलता था। यानी मेन रास्ते की तरफ जो है घर के दरवाजा नहीं खुलते था, घर के दरवाजा है गलियों में खुलता था, गली से निकल के आपको कहां जाना पड़ता था, मेन रास्ते पर जाना पड़ता था। द बिल्डिंग्स वेयर बिग एंड स्मॉल, बड़े भी होते थे छोटे भी होते थे, 1 स्टोरी एंड 2 स्टोरी, 1 तल्ला और 2 तल्ला भी होता था, 1 मंजिले और 2 मंजिले क्या होते थे, जो बिल्डिंग है वो हुआ करते थे। कभी कभी आपका ऑप्शन पूछा, अच्छा 1 मंजिला बिल्डिंग होते थे, तो आपको क्या है राइट नहीं करना है, क्योंकि 1 मंजिला और 2 मंजिला दोनों वहां पर होते थे बिल्डिंग। इसके बाद एक्सेप्शन क्या है, लोथल में, लोथल क्या था, जो उस समय का सबसे प्रसिद्ध जो बंदरगाह था, हमने बताया जो गुजरात के खंबात के खाड़ी के पास में लोथल था। लोथल में क्या होता था, जो इसका मेन दरवाजा था घर का, वो मुख्य जो सड़क है उसी की तरफ खुलता था, क्योंकि लोथल चूंकि क्या था, एक बंदरगाह स्थल था, तो बिजनेस होता था, व्यापार होता था, दूर देश से लोग आते थे, व्यापारी लोग, जल्दी जल्दी उसको जाने की जरूरत पड़ती होगी, इसीलिए वो दरवाजे, मुख्य दरवाजे रखता होगा मेन जो रोड है उसके तरफ में। तो ये आपको एक्सेप्शन याद रखना है। तो ज्यादातर तो याद रखते हैं जो मुख्य दरवाजा है वो मेन रोड की तरफ नहीं खुलता था, लेकिन जो अपवाद है वो है आपका लोथल, इसमें याद रखना है लोथल का जो शहर था, नगर, उसका जो घर का मुख्य दरवाजा है मुख्य रोड की तरफ ही खुलता था। इसके बाद देखिए अन्नागार, अन्नागार जो है जहां पे ग्रेनरी जिसको कहते हैं, अन्नागार जहां पे अन्न संचित करके रखा जाता था भविष्य में इस्तेमाल के लिए, नगर के लोगों के इस्तेमाल के लिए। तो उत्खनन में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा में विशाल अन्नागार का साक्ष्य मिला है। यानी कहां से मिला, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कालीबंगा जो उस समय का शहर था वहां से बड़े बड़े विशाल बहुत बड़ा बड़ा अन्नागार मिला है। इसमें से यह अन्नागार मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन है। अन्नागार जो है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन क्या है,
अन्नागार, वो भी कहाँ का? मोहनजोदड़ो का अन्नागार। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कहाँ का अन्नागार सबसे बड़ा है? आपका जो ऑप्शन रहेगा मोहनजोदड़ो तो राइट होगा। तो ये याद रखना है, सबसे बड़ा भवन है अन्नागार। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से अन्नागार है। और ये जो अन्नागार बनाया, ये सिस्टम बाद तक भी चला है, 15वीं शताब्दी तक भी ये सिस्टम चलता रहा। सोचिए 4000 साल पहले से लेकर अभी तक भी ये चलता रहा, इस तरह का अन्नागार। ये तो बाद का अन्नागार, अभी भी ये इस तरह का गांव में इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। ये जो है आपका लकड़ी से या मिट्टी से बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं? अन्न डालते हैं। ये जो सिलिंड्रिकल आकार का था, जो हमने आपको पहले बताया था, इस तरह का मेसोपोटामिया में था। मेसोपोटामिया में जो बनता था उसी का जो नकल करके जो सिंधु घाटी सभ्यता में बनाया गया था। ये छोटा है और गांव वगैरह में बहुत बड़ा बड़ा भी बनाया जाता है। अभी भी भूसी रखने के लिए, अन्न रखने के लिए गांव में पहले लोग बनाते थे। अब इस विलुप्त होते जा रहा है। प्राय 1 मंजिला 2 मंजिला मकान तक ही ऊंचा हो सकता था, भूसी रखने के लिए बनाते थे। ऊपर से ये क्या है, लकड़ी का इस्तेमाल कर ढक देते हैं, जिससे क्या हो, पानी क्या है साइड में बह जाए, बारिश में इसका रक्षा हो सके। लेकिन इस तरह का जो अन्नागार है, बहुत ज्यादा बिल्डिंग, बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग इस तरह का बनता था। सबसे बड़ा कौन था? मोहनजोदड़ो, आपको याद रखना है, विशाल अन्नागार के रूप में। इसके बाद देखेंगे जो सामाजिक दशा देखेंगे, उसका जो सोशल कंडीशन था, समाज जो वर्ण व्यवस्था था, कितने भागों में बटा था। अभी भी वर्ण व्यवस्था उस समय नहीं आया था, बस काम के आधार पर समाज को वहां पे वर्गीकृत किया गया था। जो समाज में आज वर्ण व्यवस्था, इस वर्ण व्यवस्था का जो निर्माण अभी भी सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं हुआ था। बाद के जो सभ्यता आया, जो वैदिक सभ्यता आया, वहां से माना जाता है वर्णों में क्या हुआ, विभाजन हुआ। लेकिन इसमें भी क्यों विभाजन हुआ लोगों का? इसमें विभाजन हुआ काम के आधार पर, कौन आदमी किस तरह का काम कर रहा है, समाज में किस तरह से मदद कर रहा है, उसके आधार पर सभी को विभाजन कर दिया गया सुविधा के अनुसार। तो इंडस सोसाइटी वॉज फेयरली egalitarian. The Indus society was divided into 4 classes. कौन सा? स्कॉलर, वॉरियर, बिजनेसमैन और है प्रोलेटारियन। तो स्कॉलर जो बुद्धिजीवी थे, विद्वान थे, इसमें कौन आते थे? पंडित आते थे, विद्वान लोग, दार्शनिक लोग आते थे। इस तरह के लोग इसमें आते थे। विद्वान लोगों में इनका काम ही वही था, जो लोगों को शिक्षा देना, राजा महाराजा को सलाह देना, किस तरह से कोई आविष्कार करना, बुद्धिमान लोग, विद्वान लोग। उसके बाद आते थे योद्धा, यानी वॉरियर जो है, योद्धा श्रेणी में जैसे सैनिक वगैरह जो हो गया, जो युद्ध लड़ेगा, किला की रक्षा करेगा, नगर की रक्षा करेगा, योद्धा लोग इसके अंदर आते थे। उसके बाद है व्यवसायी। तो व्यवसायी उस समय होता था, बहुत सारे लोग बिजनेस करते थे, देश से विदेश से भी, मेसोपोटामिया, ओमान, अफगानिस्तान, इन सारी जगहों से व्यापार करते थे और बहुत तरह का जो है व्यापार होता था, लेन देन होता था। हाँ, उसके बाद है श्रमजीवी, जो कृषक वर्ग थे या जो शहर की देखरेख करते थे, सफाई करते थे, वो लोग भी थे। तो 4 भागों में बटा था। तो वर्ण के आधार पर नहीं, क्या था, कर्म के आधार पर यहाँ पे बटा था। इसके बाद देखेंगे भोजन के बारे में। जो भोजन है यानी उसका जो फूड है, किस तरह के भोजन वो लोग खाते थे। हड़प्पावासी जो है, हड़प्पावासी शाकाहारी तथा मांसाहारी क्या थे? दोनों थे। यानी वो लोग शाकाहारी भोजन भी करते थे, मांसाहारी भी करते थे। आज के लोग भी क्या है, शाकाहारी भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग क्या है, मांसाहारी भी हैं, दोनों तरह के भोजन करते हैं। तो इस तरह से इसके बाद जो देखेंगे जो आभूषण है, आभूषण के बारे में, ज्वेलरी, किस तरह के ज्वेलरी का इस्तेमाल करते थे। तो वहां पे है यूज ऑफ ज्वेलरी मेड ऑफ डिफरेंट मेटल, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ऑर्नामेंट्स वर यूज्ड बाय मेन एंड वुमेन। यानी मर्द और औरत, यानी नर और नारी, दोनों ही ज्वेलरी के शौकीन थे, दोनों ही ज्वेलरी का इस्तेमाल करते थे, दोनों ही अपने आप को ज्वेलरी से सजाते थे। तो तरह तरह का सोने का भी आविष्कार उस समय हो चुका था, अर्थात सोने का खोज हो गया, वो लोग इसका इस्तेमाल करना जानते थे। सोना हो गया, सिल्वर हो गया, ऑर्नामेंट वर यूज्ड बाय मेन एंड बोथ। प्रीशियस स्टोन्स, जो महंगे महंगे पत्थर थे, आइवरी, कॉपर, हाथी दांत वगैरह का ये जो था, सब चीज का इस्तेमाल होता था उसमें। हाथी दांत से जो कंघी बना है, वो कंघी का भी क्या हुआ है, इस्तेमाल हुआ था। वो मिला है आपके इसी के हड़प्पा स्थल से, हाथी दांत से बना हुआ कंघी मिला है। आईना भी एक मिला है, ऐनक, ऐनक मतलब शीशा, जिसके चारों तरफ क्या था, तांबा लगा हुआ है, तांबा से घेराबंदी किया हुआ था, अर्थात शीशा जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं। अर्थात वो लोग आज से 4000 साल पहले ही ऐनक का भी इस्तेमाल, ऐसा साक्ष्य मिला है, साक्ष्य के आधार पर ये बताया जा रहा है।
तो इस तरह से देख सकते हैं ऑर्नामेंट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन का। हाथी दांत का इस्तेमाल वो लोग सुई भी मिला है हाथी दांत का, यानी जो सुई जिससे हम कपड़े सिलाई करते हैं वो भी हाथी दांत का बना हुआ मिला है उस समय का। ये देख सकते हैं जो ऑर्नामेंट वगैरह है। पीपल ऑफ दिस सिविलाइजेशन डिड नॉट हैव नॉलेज ऑफ आयरन, बस ये आपको याद रखना है। आयरन जो है लोहा, यानी उस समय के जो लोग थे यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के, उसको लोहे का ज्ञान नहीं था, यानी लोहा जो धातु है इसका ज्ञान लोगों को बाद में हुआ, यानी इस सिविलाइजेशन के बाद हुआ। अभी तक वो लोग सोना चांदी जो है तांबा कांसा टीन इन सब का इस्तेमाल करना सीख गए, लेकिन लोहा का ज्ञान अभी तक उसको नहीं था, या लोहा के बारे में नहीं जानते थे, लोहा का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। तो जो चीज अपवाद है जो नहीं जानता वही चीज आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना है। मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट, वो लोग मनोरंजन के लिए क्या करते थे, बहुत सारा चीज, चेस खेलते थे, यानी चेस का आविष्कार तब तक हो चुका था। गैम्बलिंग करते थे, नाचते थे, म्यूजिक व्हिसल कार, इस तरह से तरह तरह का काम करते थे। मछली पकड़ते थे, इस तरह से भी करते थे। दौड़ लगाते थे, तरह तरह से क्या करते थे, मनोरंजन वो लोग करते थे हड़प्पावासी उस समय। तो ये सब क्या है इंपॉर्टेंट जो है आपके जानकारी है, जो विशेषताएं हड़प्पावासी के बारे में। इसके बाद देखिए जो मृतक संस्कार डेड आइस कैसा है, यानी वो लोग मरने के बाद उस मृतक के साथ क्या करते थे, तो वो लोग कई तरह से इसका करते संस्कार करते थे। एक है दाह संस्कार है, आंशिक समाधान है, पूर्ण समाधान है। तो इसके बारे में देखेंगे कि इसमें जो है कंप्लीट जो क्रेमेशन है, जो पूर्ण समाधान क्या है। पूर्ण समाधान अर्थात क्या करता है, जो मरने के बाद लोगों को पूरी तरह से मिट्टी में दफना दिया जाता था, जो आज भी होता है, बहुत सारे जो धर्म उसमें करते हैं, मरने के बाद लोगों को पूरी तरह से मिट्टी में क्या करते हैं, दफना देते हैं, उसी को कहते हैं पूर्ण समाधान। उसके बाद है आंशिक समाधान। आंशिक समाधान अर्थात इसके अंदर क्या करता है, पहले मरने के बाद जो है डेड बॉडीज को दूर दराज के खेत में या दूर कहीं उसको बॉडी को ऐसा ही ओपन में छोड़ देते हैं सनलाइट में। उससे क्या होता है, जो पक्षी है या पशु है उसको खा लेते हैं। उसके बाद जो हड्डी बचता है उसको ले जाकर फिर से उसको दफना देते हैं। जो आज भी जैसे गुजरात के कुछ एरिया है वहां पे आज भी ऐसा किया जाता है, जो पारसी धर्म के लोग हैं वो आज भी करते हैं इस तरह के, उसको कहते हैं आंशिक समाधान। ये भी उस समय क्या था, जो हड़प्पा सभ्यता में विकसित था। उसके बाद है दाह संस्कार, जो आज भारत में बड़े पैमाने पर किया जाता है। मरने के बाद लोगों को सीधे ले जाकर शमशान में क्या करते हैं, जला देते हैं। तो ये तीनों जो संस्कार है, दाह संस्कार, आंशिक समाधान, पूर्ण समाधान, तीनों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा में क्या हुआ है, जो समाधान में विदेशी लोगों के दफनाने का भी साक्ष्य मिला। हड़प्पा, यहाँ पे हड़प्पा अर्थात हड़प्पा शहर है, हड़प्पा सभ्यता नहीं। हड़प्पा सभ्यता जब बोलेंगे तो पूरा सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ पे हड़प्पा बोले हैं तो हड़प्पा अर्थात हड़प्पा में, हड़प्पा शहर, हड़प्पा नगर में विदेशी लोगों के दफनाने का भी साक्ष्य मिला है। तो विदेशी लोग अर्थात व्यापार होता था विदेशों से, इसलिए तो विदेशी लोग वहां पे आए थे और किसी कारण उसका मृत्यु हो गई, इसीलिए उसको दफना दिया गया होगा। इसके बाद रोपर एक जगह है, देखिए रोपर में मालिक और कुत्ते का, रोपर में आप देख रहे हैं मालिक और कुत्ते का क्या है, दफनाने का जो है, यानी उसका हड्डी अर्थात क्या है, मालिक और कुत्ते को क्यों एक साथ तो मरा नहीं होगा, मालिक का बहुत प्रिय कुत्ता रहा होगा, तो मालिक की मृत्यु के बाद कुत्ते को शायद मार करके उसमें दफना दिया गया उसके साथ में। ऐसा रिचुअल्स था पहले, इजिप्ट वगैरह में ऐसा मिलता है देखने को, तो यहाँ भी मिला है। तो इजिप्शियन जो सिविलाइजेशन में था, तो मालिक के साथ कुत्ते को कहाँ पे, रोपर में, आपको याद रखना है। रोपर में मालिक के साथ उसके कुत्ते को, डेड बॉडीज को दफना दिया, उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस तरह से ये क्या है, ब्यूरियल है, जो देखें यहाँ दफनाया गया है, उसके साक्ष्य अभी भी मिलता है। उसके बाद देखेंगे नारियों की दशा कैसी थी, यानी हड़प्पा जो संस्कृति था कैसा था, मातृ प्रधान था। कैसा था, मातृ प्रधान था। नारियों की दशा बहुत ही अच्छा ही होगा, ये था मातृ प्रधान। इसके बाद क्यों नारी मूर्तियां प्राप्त हुई है, बड़े पैमाने पर नारी मूर्तियां प्राप्त हुई है, इसी आधार पर कहा जा सकता है कि वो संस्कृति क्या था, नारी प्रधान था। सील पर है या जो कांसे के बने हुई नर्तकी की मूर्ति मिला है। उस समय क्या है, दास प्रथा, दास प्रथा इसका भी प्रमाण क्या है, प्राप्त था। दास प्रथा क्या होता है, दास प्रथा अर्थात क्या करता था, जो राजा महाराजा था, ये बड़े लोग थे, जो बड़े व्यापारी थे, क्या करते थे, लोगों का खरीद बिक्री होता था, यानी गरीब लोग या जो युद्ध में लड़े गए लोग हैं, पकड़े गए, उसको खरीद लेते थे, अपने यहाँ काम करवाते थे। तो उसको आज भी है, आज कैसे, आज हम लोग क्या करते हैं, एक दिन के लिए खरीदते हैं, आदमी खरीद के काम करवाते हैं। उस समय क्या होता था, एक ही बार खरीद लिया, रुपया दे के एक ही बार खरीद लिया, काम करवाते रहो सारा जिंदगी, उसी को कहते हैं दास प्रथा। उस समय भी इसके साक्ष्य प्राप्त हैं
मौजूद है, मिला है। सती प्रथा, सती प्रथा के बारे में सही सही कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन सती प्रथा कैसे हम बता सकते हैं कि उस समय भी सती प्रथा था। तो लोथल जो एक जगह है गुजरात में, जो बताए बंदरगाह है, वहां पे युगल समाधान, युगल युगल मतलब जोड़ा, कपल, जो कपल है ना, यानी पति पत्नी कपल, उसको कहते हैं युगल। युगल समाधान 3 जगहों पे मिला हुआ है। कहाँ पे? लोथल में। यानी जो एक ही देख रहे हैं यहाँ पे मर्द और औरत, यानी पुरुष और स्त्री दोनों का सब एक साथ प्राप्त हुआ है, एक साथ दफनाया गया। तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि पति की मृत्यु के साथ साथ ही पत्नी का भी मृत्यु हो गई हो। एक जगह हो भी जाए तो बार बार तो नहीं होगा, लेकिन 3 जगह मिला है। बहुत ही कम संख्या है, लेकिन 3 जगह भी मिलना ये प्रमाण करता है कि सती प्रथा उस समय प्रचलित था शायद। उसके बाद कालीबंगा जो बताए राजस्थान में है, युगल समाधान यहाँ से भी मिला है, एक जगह पे मिला है, जो स्त्री के साथ पुरुष का भी दफनाया गया है। तो इसी आधार पर हम बता सकते हैं कि सती प्रथा उस समय मौजूद था। तो इसका कोई ऐसे प्रमाण नहीं है, लिखित कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कई जगह पे साक्ष्य मिला है, इसी साक्ष्य के आधार पर हम बताते हैं सती प्रथा था। ये आपके एग्जाम में रहे कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता में सती प्रथा प्रचलित था या नहीं, तो आपको आंसर देना है हाँ था, क्योंकि लोथल से यहाँ मिला है और ये एक्सप्लेन तो करना है, एमसीक्यू रहेगा तो आपको इस तरह से उत्तर देना है। इसके बाद देखेंगे लिपि जो था, लिखते कैसे थे वो लोग उस समय। तो लिपि जो था हड़प्पा वासियों का, हड़प्पा वासियों अर्थात पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहा हूं, तो भाव चित्रात्मक था। भाव चित्रात्मक का क्या था? जो पिक्टोग्राफिक जो होता है ना, तो इस तरह से था, यानी चित्र था बना हुआ। तो कितने चित्र थे? संकेत, यानी 400 से 500 चित्रों के बारे में वो लोग जानते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं इंग्लिश लिखते थे ABCD कितना होता है? 26 होता है। इसी तरह हिंदी में 52 है। और तो वो लोग 400 से 500 संकेतों का इस्तेमाल करते थे, यानी तरह तरह का, जानवर का, मछली का, इस तरह का। तो ये कैसे पता चला? तो ये जो चित्र मिला है मृदभान, मृदभान में मिट्टी के बने हुए जो बर्तन है उसको मृदभान कहते हैं, पॉटरी ब्रिक्स है, उस पर मिला हुआ है। जो ईंट है, ब्रिक्स है, उस पर मिला हुआ है। मनके जो बनाते थे, जो इस्तेमाल करते थे गहना बनाने के रूप में, उस पर मिला हुआ है, ईंट पे है। अधिकांश मोहरों पर भी मिला है। मोहर जो था सील पे मिला है। किसका? इसी सब का चित्र जो था वो लोग लिखते थे। और इसका जो सील था वो किससे बना हुआ था? सेल खड़ी। किससे बना हुआ था? सेल खड़ी से बना। एक तरह का जो पत्थर होता है उसको कहते हैं सेल खड़ी। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, याद रहेगा। जो मोहरें किस चीज से बनी होती थी? तो आपको लिखना है सेल खड़ी से, यानी अधिकांश मोहरें सेल खड़ी से बनी होती थी। हालांकि उसके जो मोहरे हैं सोने के भी मोहरे हैं, जो कांसा है तो कांसा का भी मोहरे होगा, दूसरे पत्थर का भी होगा, तो लेकिन सेल खड़ी का सबसे ज्यादा है। इसमें भी देखेंगे इसके जो लिपि था वो है यू अक्षर, सबसे ज्यादा मिला है यू अक्षर का, यानी उसके लिपि में, अर्थात यू से वो लोग कुछ इंडिकेट करना जानते होंगे, तो यू का इस्तेमाल वो लोग उसी समय जानते थे। तो उसके बाद है जो मछली की चीज ज्यादा मिले हैं आपको। हम सील्स इसके बाद दिखाएंगे, बहुत सारे सील्स हैं, आप देखिएगा उस पर सील पे क्या है? मछली का चित्र बना हुआ है बहुत ज्यादा। तो यू अक्षर और मछली का चित्र सबसे ज्यादा मिला है। अब लिखने का तरीका कैसे है? जैसे हम लोग इंग्लिश लिखते हैं या हम लोग हिंदी लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। बहुत सारे भाषा में अभी भी क्या होता है? राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। तो हड़प्पा वासी जो थे, यानी जो सिंधु घाटी वासी थे, वो क्या करते थे? बाएं से दाएं और दाएं से बाएं दोनों तरफ से लिखते थे। दोनों तरफ से, लेफ्ट से भी लिखते थे और राइट से भी लिखते थे, यानी दोनों तरफ से वो लोग क्या करते थे? लिखते थे। इसी पे विवाद था और इसीलिए इसको क्या कहा गया? यानी जो दोनों तरफ से लिखने का जो शैली है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हलावर्त शैली कहते हैं, गौमुत्रिका कहते हैं, या बुस्ट्रोफैडन कहते हैं। तो यहाँ पर हमने तीनों नाम आपको दे दिया, जबकि आप याद रखिएगा बुस्ट्रोफैडन, बहुत अच्छा से याद रखिएगा बुस्ट्रोफैडन। तो 3 तरह से पुकारा जाता था, तो आप रखेंगे हलावर्त है, गौमुत्रिका है और बुस्ट्रोफैडन। बुस्ट्रोफैडन लिपि मतलब लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट लिखने का जो तरीका है उसको क्या कहते हैं? बुस्ट्रोफैडन शैली कहते हैं। देखिए ये क्या है? बुस्ट्रोफैडन शैली में लिखा गया है। तो ये भी क्या है? भाव चित्रात्मक, यानी यहाँ पे क्या है? जो पिक्टोग्राफी है, तरह तरह के पिक्चर बनाया गया, इस तरह से लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट क्या गया है? बनाया गया है। इसके बाद देखेंगे उसके आर्थिक दशा के बारे में, यानी लोग क्या करते थे, कैसे रहते थे, कैसे उनका जीविका चलता था। तो
चूंकि नगर तो बहुत विकसित था, इसीलिए वो लोग क्या करते थे, कृषि भी था, व्यापार भी था, पशुपालन भी था और शिल्प भी था। तो कृषि तो बहुत दिन तक चला, कृषि तो आज भी चल रहा है, कृषि पर भी सारा क्या व्यवस्था है, खाने पीने के सामान तो कृषि से ही क्या होता है, हमें प्राप्त होता है। तो इसमें इसका जो आर्थिक दशा था सबसे जो महत्वपूर्ण होगा वो क्या होगा, एग्रीकल्चर, इसी पे क्या हुआ था, टिका हुआ था। उसके बाद भी लोग क्या करते थे, बिजनेस करते थे। उसके बाद जैसे यहाँ पे गाय का दूध निकाल रहे थे, एनिमल्स को पालते थे, बहुत सारे एनिमल्स को लोग पालते थे, हाथी को भी था, हाथी का भी चित्र प्राप्त होता है, बैल का प्राप्त होता है, गाय का प्राप्त होता है, इस तरह से बहुत सारे एनिमल्स से उसका ज्ञान था। बिजनेस भी करते थे और क्राफ्ट यानी शिल्प, तरह तरह का चित्र, जैसे यहाँ पे देखिए ये मूर्ति बनाया है, यहाँ पे मिट्टी का बर्तन बनाया हुआ है, तरह तरह का चित्र क्या करते थे या वस्तु निर्माण करते थे, यानी शिल्प कला में भी वो लोग माहिर थे। तो कृषि में जब देखेंगे तो कृषि किस चीज का वो लोग कृषि करते थे, किस चीज का फसल उगाते थे, तो कुल देखा गया कि उन लोग को 9 फसलों का क्या था, ज्ञान था। किसको, हड़प्पा वासियों को। मुख्यतः 9 फसल वो लोग उगाते थे। क्या है, गेहूं था, जौ था, कपास, खजूर, मटर, तरबूज, राई और सरसों तथा तिल। इसके बाद पहले जो हमने देखा था कि पाषाण कालीन संस्कृति था, उसमें भी लोग क्या था, नवपाषाण काल आते आते जो खेती करना सीख गया था, लोग फसल उगाना सीख गया था। पहला फसल जो उगाया था क्या था, वो जो यहाँ पर जौ, इस तरह से। तो गेहूं, कपास, खजूर, मटर, तरबूज, राई, जो सरसों तथा तिल, ये इस तरह के जो 9 फसल है, इसका ज्ञान हड़प्पा वासियों का था, इसका इस्तेमाल करते थे, इसको उगाते थे। इसके बाद देखेंगे कैसे हमको पता चला कि ये सारे फसल लोग उगाते थे, तो कोई रिटन डॉक्यूमेंट तो है ही नहीं। हम लोग जो उत्खनन किए हैं बहुत जगह, वहां से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी एविडेंस हमको मिला है। जैसे हम देखेंगे लोथल जो जगह था, वहां से चावल मिला। क्या मिला, लोथल से हमको चावल मिला। रंगपुर में क्या मिला, धान की भूसी, धान की भूसी यानी पैडी हस्क, ये हो जाएगा पैडी हस्क, वहां से मिला। पैडी हस्क कहां से मिला है, रंगपुर से, रंगपुर जगह से। मेहरगढ़ से क्या मिला है, कपास, कपास की जो खेती है उसमें हड़प्पावासी बहुत ही उन्नत थे। क्या करते थे, विदेशों में भी इसका निर्यात करते थे, यानी सूती वस्त्र का, कपास का। तो मेहरगढ़ से हमें मिला है। इस तरह से हमें जगह जगह से साक्ष्य मिला है जो दर्शाता है कि वो लोग कृषि करते थे। इसी तरह से हम लोग देखेंगे कालीबंगा से जो जुते हुए खेत है उसका मिला है, हल का मिला है। लोथल से आटा पीसने की चक्की मिली, आटा पीसने की चक्की। आटा कब पीसेंगे, जब गेहूं पैदा होगा, गेहूं होगा तब तो हम आटा पीसेंगे। आटा पीसने की चक्की मिला था, तो लोग गेहूं उगाते थे। यही क्या है, प्रमाण है, बहुत ही आसान चीज है। कालीबंगा से जुते हुए खेत एवं बनवाली से मिट्टी का हल जैसा खिलौना प्राप्त हुआ है, अर्थात लोग खेत, जुते हुए खेत मिलाए थे, खेत जोतना जानते थे। खेत कब जोतेंगे, जब फसल उगाना हो। इसी तरह से क्या है, खिलौना प्राप्त हुआ है, किसका, हल का। तो हल क्यों बनाए होंगे, नॉलेज क्यों होगा, क्योंकि खेती करना जानते थे, इसीलिए हल का चित्र या हल का खिलौना बनाया गया। सर्वप्रथम कपास की खेती की शुरुआत जो है सिंधु सभ्यता से हुई। इसे ग्रीक या यूनान के लोग हिंडन कहा करते थे। किसको, ये कपास की खेती जो करते थे उसी को हिंडन कहा करते थे। हिंडन एक नदी भी है, आलमगीर नगर हिंडन नदी के किनारे है, तो वो हिंडन नहीं, वह बाद में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, कपास को कौन लोग, सिंधु सभ्यता से कौन लोग, ग्रीक और यूनान के लोग, यानी ग्रीक और यूनान से उसका व्यापार होता था। इससे ये भी तो प्रमाणित होता है, ग्रीक और यूनान से। तो ग्रीक और यूनान या यूनान के जो लोग हैं वो क्या कहते थे इसको, हिंडन, किसको, कपास की खेती को। ये कृषि में वो लोग क्या थे, बहुत ही क्या थे, उन्नत थे। वो है पशुपालन, जो दूसरा काम जिसपे उनकी आर्थिक स्थिति टिकी हुई थी, वो क्या है, पशुपालन। पशुपालन में क्या था, जो उसका जो है गाय का, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ते, बिल्ली, हाथी, ये बहुत सारा पशु का उनके पास क्या था, ज्ञान था। यानी ये सब का जो है साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। साक्ष्य के रूप में आप देखेंगे जो एविडेंस जो है, एविडेंस कहाँ से मिला है, लोथल एंड रंगपुर। लोथल और रंगपुर जो जगह है, शहर था, उससे हॉर्स फिगरिंग्स मिला है। क्या मिला है, घोड़े की मृण मूर्तियां, घोड़े की क्या है, मृण मूर्तियां। कहां से मिला है, सुरकोटदा। हाँ, तो याद रखिएगा सुरकोटदा से। हॉर्स क्या है, घोड़े की अस्थियां, पंजर, अस्थि पंजर। राणा घुंडई, घोड़े का दांत। राणा घुंडई कहां से, घोड़े का दांत। एक चीज और याद रखना है, जो घोड़े पालने का स्पष्ट साक्ष्य मिला है। हालांकि सबसे प्रिय पशु क्या था, कुंवर वाला सांड। कुंवर वाला सांड, देखिए कई सारा चीज है। एक है कुंवर वाला सांड, कुंवर वाला सांड मतलब जो उसका कुंवर होता है, और दूसरा होता है एक सिंग वाला सांड, एक सिंग वाला बैल। ये भी याद रखिएगा, एक सिंग वाला बैल भी बहुत सारा मिला है। सबसे ज्यादा चित्र है इसका उस पर मिला है, लेकिन
प्रिय क्या था, कुंवर वाला सांप, जो आज भी क्या है, जो लोग बहुत सारे लोग उसको पूजते हैं, जो नंदी बाबा के रूप में पूजते हैं, जो शिव जी का है, शिव जी के पशुपति के चारों तरफ जो है मिला है, कुंवर वाला सांप है। और एक चीज जो है कंफ्यूज करता है वो है घोड़ा। आपको यदि पूछेगा कि जो किस जानवर का जो है साक्ष्य नहीं मिला है या नहीं है, तो उसका आंसर क्या है, घोड़ा। लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे घोड़े की मृण मूर्तियां मिला है, घोड़े का अस्थि पंजर मिला है, घोड़े के दांत मिला है। तो ये कैसे हुआ, जब ये क्वेश्चन बनता था, वो भी आज भी बन रहा है, तो उस समय क्या होता, इसका खुदाई नहीं हुआ था, उस समय नहीं मिला था। लेकिन वर्तमान समय में इन सब जगहों की खुदाई से ये सारे चीज मिला है, यानी घोड़े के दांत राणा गुंडई से, अस्थि पंजर कहाँ से, सुरकोरदा से, मृण मूर्तियां यानी उसकी जो मूर्ति बनी हुई कहाँ से, लोथल और रंगपुर से मिला है। तो अब आपको याद रखना है कि घोड़ा क्या है, अपवाद नहीं है, घोड़ा वहां पे क्या उसका साक्ष्य क्या है, प्राप्त हुआ है। तो आंसर वो गलत होगा। तो ये देख सकते हैं, ये जो है वहां से सचमुच का मिला हुआ जो है घोड़े की जो हड्डियां हैं, ये जो है उसकी मूर्तियां, मृण मूर्तियां ये प्राप्त हुई है। इसके बाद देखेंगे जो व्यापार में कहाँ से व्यापार होता था, देश से विदेश से दोनों जगह से उसका व्यापार होता था। देश से में भी अगल बगल के जो राज्य हैं या उस समय देशी कहा जा सकता था, और विदेशों से भी माने बहुत दूर से। तो व्यापार प्रणाली क्या था, विनिमय प्रणाली पर क्या था, जो स्थित था इस पे देशी और विदेश दोनों जगह से उसका व्यापार होता था, जल मार्ग और स्थल मार्ग दोनों जगह से। आपने देखा होगा कि जो बताया जाए लोथल, यानी यहाँ जो पाकिस्तान का एरिया है और ये जो हिंदुस्तान है, यहाँ पे इसी जगह पे तो है, यहाँ पे जो लोथल था गुजरात के नीचे, यहाँ से क्या होता था, जल मार्ग से व्यापार होता था। और इसके बाद बाकी यहाँ पे जैसे अफगानिस्तान हो गया, इधर से जाता था इराक, ईरान वगैरह, यहाँ से जो है स्थल मार्ग से व्यापार होता था, दोनों मार्गों से इसका व्यापार। इसके बाद यहाँ से दूर देश भारत के साथ जो था, भारत के दूसरे क्षेत्र के साथ भी व्यापार होता था, थल और जल दोनों मार्ग से। साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, साक्ष्य यानी एविडेंस क्या मिला है, एविडेंस मिला है। मेसोपोटामिया का जो शासक था, मेसोपोटामियन शासक जो था वो कौन था, सारगोन, उस समय के जो राजा था। तो सारगोन जो था उसका जो रिकॉर्ड है उसी से प्राप्त हुआ है, यानी उसका जो अभिलेख मिला है उससे प्राप्त हुआ है। रिकॉर्ड यानी जिसका जो अभिलेख अर्थात जो सील है या पत्थर है उस पे क्या था, अंकित था, उस पे जो है दिलमून अर्थात फारस की खाड़ी का जो क्या नाम दिलमून, और माकन जो क्या है ओमान, ये सब क्या है रिकॉर्ड मिला है कि लिखा हुआ है, यहाँ से क्या है जो प्राप्त होता था। और उस समय जो था, जो सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्र है, ये देखिए बार्टर सिस्टम के द्वारा जो ये बाट है, बार्टर सिस्टम जो विनिमय प्रणाली था, लेन देन होता था वस्तु के आधार पर भी और ये माप तौल के आधार पर भी, यानी उसका बाट है उस समय का। ये बाट क्या है, एक सा बड़ा है, ये घनाकार बाट हुआ करता है, घनाकार अर्थात क्यूबिक बाट जो था, क्यूबिकल बाट उस तरह का था। Inside the wall of Mohenjo-daro citadels, a scale and several kinds of stone weights were found near a large building. बिल्डिंग के नजदीक बहुत तरह से इस तरह का जो स्टोन मिला है, इस तरह से सजाया हुआ, एक छोटा बड़ा के रूप में इस तरह का मिला। किस काम में, जैसे आप देख सकते हैं इस तरह का जो है तराजू जो बैलेंस है वो भी मिला है, अर्थात क्या कर सकता है वो लोग इसका इस्तेमाल करते थे बाटों का। Some archaeologists believe that the designs of this building suggested that it was used as a granary, यानी वो वहाँ पे ग्रेनरी था, ग्रेनरी अर्थात अन्नागार, यानी अन्न वहाँ पे रखते थे। अन्नागार के सामने ऐसा मिलेगा अर्थात माप के रखते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। इस तरह से later studied however just saw no evidence supporting this idea. Instead, many archaeologists now agree that the buildings was probably a large public structures, but its specific functions remains unknown. तो बहुत समय जानकारी प्राप्त होता है, बहुत नहीं आता है, तो हम लोग साक्ष्य के आधार पर क्या करते हैं, देखते हैं कि क्या मिला था। जो है मेलुहा, हमने आपको बताया था, जो सारगोन था, सारगोन जो बाहर के जो देश के राजा थे, वो सिंधु प्रदेश को क्या कहते थे, मेलुहा कहते थे। यानी सिंधु प्रदेश जो था, सिंधु क्षेत्र, उसका नाम क्या था, प्राचीन नाम मेलुहा। मेलुहा इज द एंशिएंट नेम ऑफ द इंडस रीजन। अब देखेंगे व्यापार में ये लोग क्या भेजते थे, निर्यात क्या करते थे, बाहर के देशों को क्या भेजते थे, वहां से क्या आयात करते थे वो देखेंगे। जैसे चावल है, कपास है, मोरपंख है, हाथी दांत की वस्तुएं, कंघा और सूती वस्त्र, ये सब यहाँ पे बहुत ज्यादा परिमाण में उत्पादन होता था, तो इसका बाहर के देशों में भेजते थे। जैसे सूती वस्त्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कपास के लोग खेती करते थे, इसके साक्ष्य भी मिला है, कंघा का भी साक्ष्य मिला है। इस तरह से आयात में क्या करते थे, जैसे सोना, कोलार यानी कर्नाटक से, कहाँ से आयात करते थे सोना,
सोना कोलार कर्नाटक, कर्नाटक का जो माइन है वहां से अभी भी क्या होता है सोना निकाला जाता है। तो वहां से उस समय ये लोग सोना मंगाते थे, यानी भारत का क्षेत्र से चांदी, टीन, लज्जबर्ज एक तरह का जो धातु है, नील रत्न, बदखा कहाँ है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से चांदी टीन जो है मंगाते थे। तांबा सेलखरी कहाँ, खेतरी, राजस्थान के एक जगह नाम है खेतरी, खेतरी से क्या मंगाते थे, तांबा और सेलखरी, सेलखरी जिससे वो लोग बनाते थे सील वगैरह जो बनाते थे उससे। तो ये है जो कुछ निर्यात करते थे, कुछ आयात करते थे, इन सब जगहों से लोग क्या करते थे, मंगाते थे। इसके बाद देखते हैं कला एवं शिल्प का उन लोगों का जो मोहनजोदड़ो है उससे क्या मिला है, नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की कांस्य प्रतिमा, ये जो है ये मूर्ति कहाँ से मिला है, आपका मोहनजोदड़ो से। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो ये आपको याद रखना है कि नृत्य की मुद्रा में जो स्त्री की प्रतिमा है वो कहाँ से मिला है, वो आपको मिला है आपका मोहनजोदड़ो से। दाढ़ी वाले सिर की पत्थर की मूर्ति जो पुजारी का है, दाढ़ी वाले सिर की पत्थर की मूर्ति, ये जो है इस तरह से देख रहे हैं पत्थर की मूर्ति, दाढ़ी है यहाँ पे। हाँ, ये कहाँ से मिला है, संभवतः ये भी मिला है उस क्षेत्र से। स्वास्तिक चिन्ह मोहनजोदड़ो से, स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह जो ये आप देख रहे हैं ना, ये जो है आपका ये स्वास्तिक चिन्ह इस तरह का, ये भी मिला है मोहनजोदड़ो से, ये आप देख रहे हैं जो आज भी है, बहुत सारे लोग घरों में रखते हैं, बनाते हैं, शुभ माना जाता है इस तरह के। ये जो स्वास्तिक चिन्ह है आज से 4000 साल पहले का ही है, उस समय उन लोग इसका इस्तेमाल करते थे। हाथी दांत पर मानव चित्र मिला है, यानी वो लोग इस तरह के शिल्पकार थे, हाथी दांत के ऊपर, हाथी का हमने थोड़ा देर पहले बताया, वो लोग सुई बनाते थे, कंघी बनाते थे, तो बहुत ही ज्यादा विकसित शिल्पकार थे जो इस तरह का काम कर सके हाथी दांत से। घोड़े की मृण मूर्ति भी मिली है, घोड़े की मूर्ति बनाना यानी स्टेचू बनाना इस तरह के, जैसे आप देख रहे हैं ना, ये घोड़े की मृण मूर्ति है जो थोड़ा देर पहले भी आपको दिखाया था। ये सारे चीज क्या हुआ है वहां से प्राप्त हुए हैं। तो कला और शिल्प में वे लोग क्या थे, बहुत उन्नत थे, यानी पूरे हड़प्पावासी, हड़प्पावासी अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, ये कला और जो शिल्प है उसमें बहुत ही उन्नत थे और इसका व्यापार भी करते थे बना करके। तो इसके बाद हड़प्पा में चौहद्रों से जो प्राप्त है कांसे की गाड़ियां हैं, ये भी मिला है। हड़प्पा पक्की मिट्टी की मृण मूर्तियां जिसको टेराकोटा कहते हैं, जो मिट्टी की मूर्ति को पकाते हैं तो टेराकोटा मृण मूर्तियां, जो मृण मतलब मिट्टी के जो बनी मूर्तियां हैं। तांबे की मानव की मूर्ति मिला है। उसके बाद कालीबंगा से कांसा का बैल मिला है। कहाँ से क्या क्या मिल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। बनावली है, बनावली से मिट्टी का हल मिला है, बनावली से। कालीबंगा से जुते हुए खेत मिला है, वहां से भी मिट्टी का हल मिला है। इस तरह से मृण मूर्ति चिकोटी पद्धति से निर्मित, सेलखड़ी, सेलखड़ी जिससे आपका वो जो बनाया जाता है सील वगैरह, चिकोटी पद्धति ये याद रखना है, चिकोटी पद्धति से। चिकोटी पद्धति यानी जो थोड़ा थोड़ा मिट्टी रख के बनाते हैं थोड़ा थोड़ा करके, उसी को कहते हैं चिकोटी पद्धति। मृद भांड यानी मिट्टी का जो बर्तन है उसी को क्या कहते हैं, जो मृद भांड है, ये भी उस समय क्या करता था, बनाया जाता था। तो काले और लाल मृद भांड, रंग भी आपको याद रखना है, कई बार रंग से आपको भ्रमित किया जाता है। तो काले और लाल रंग के मृद भांड बनाया जाता है। ताम्रप्रसान काल में हमने बताया था ये रंग कहाँ से लेता था, विभिन्न तरह के मिनरल से और पेड़ पौधों से ये रंग बनाया जाता था। इसमें भी था, हड़प्पावासी तक भी काले और लाल मृद भांड का प्रचलन था। सर्वाधिक प्रचलित थे लोथल मृद भांड पर पंचतंत्र जैसी कहानियां उकेरी गई है। लोथल में से जो मृद भांड मिला है वहां पंचतंत्र, पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने बाद में जो लिखा था पंचतंत्र, लेकिन उस समय इस पे कहानी कैसे आया, हो सकता है जो उसी से प्रेरणा लेकर के लिखी गई हो। पंचतंत्र में जिस तरह से राजा का जो कहानी है, राजकुमार का कहानी रहता है, वही कहानी क्या है यहाँ के मृद भांड पर लिखा गया या उकेरा गया है, चित्र के माध्यम से समझाया गया है। मिट्टी के बर्तन, कुम्हार और चाक का प्रयोग, अर्थात उस समय क्या था, मिट्टी के बर्तन बनता था, उसका साक्ष्य मिला है, चाक का भी साक्ष्य मिला है। तो कुम्हार लोग चाक का प्रयोग करते थे, जो हाल फिलहाल में भी अभी भी क्या होता है, मिट्टी के बर्तन बनाने के चाक का उपयोग क्या होता है। चाक क्या होता है, लकड़ी का बना हुआ या आजकल तो पत्थर का भी बना रहता है, इस तरह से गोल रहता है एक वस्तु, जो क्या होता है नीचे इस तरह से एंगल पे लगा होता है और इसको लकड़ी से घुमाते हैं, एक डंडा की मदद से घुमाते हैं और इसमें मिट्टी का आकार देते हैं, बर्तन का आकार देते हैं, उसी को क्या कहते हैं, चाक कहते हैं। ईंट भट्ठों का प्रमाण मिला, ईंट भट्ठों का प्रमाण अर्थात ईंट भट्ठा क्या होता है, जहां पे जो ईंट को जलाया जाता है। क्योंकि इस सभ्यता के लोग पके हुए ईंटों का इस्तेमाल करते थे, तो पके हुए ईंट कहाँ पे पकाएंगे,
तो पके एक दो ईंट तो था नहीं, चूंकि शहर बनाना है तो बड़ा बड़ा जो भट्ठा है उसका इस्तेमाल, भट्ठा अर्थात एक जगह बहुत सारा ईंट को रख करके उसमें आग लगा कर उसको पकाया जाता था, उसी को भट्ठा कहते थे। ईंट भट्टों का भी प्रमाण मिला है। मूर्तियां जो थी, यानी वो लोग जो मूर्ति बनाते थे धातु के मूर्ति बनाते थे, जैसे कांसा का मूर्ति आपने देखा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, बैल भी मिला है। तो धातु की मूर्ति मोम सांचा विधि, मोम सांचा विधि ये याद रखिएगा किस विधि से बनाते थे, एक तरह का विधि है मोम सांचा विधि या लुप्त मोम विधि कहते हैं, उसको लॉस्ट वैक्स मेथड कहते हैं। यानी मोम सांचा विधि, इसको क्या कहते हैं, वैक्स कास्ट मेथड या लॉस्ट मोम विधि या लुप्त मोम विधि कहते हैं। मिट्टी जो था मानव का जो बनाता था ये लोग ठोस बनाता था, यानी मानव का जो मूर्ति बनाएगा, मानव मानव मतलब आदमी का या देवी देवता का जो मूर्ति था ठोस, ठोस अर्थात जो उसमें भीतर कोई खाली जगह नहीं था, खोखला नहीं था। वहीं पे जब पशु का वो लोग क्या करते थे मूर्ति बनाते थे तो खोखली बनाते थे। पशु का क्या होता था, खोखला। आज भी जब बाजार से बहुत सारा खिलौना हम प्लास्टिक का खरीद के लाते हैं तो टिपने से क्या होता है, दब जाता है, अर्थात उसके भीतर क्या खाली जगह रहता है, खोखली होता है। तो वो लोग पशु का मूर्ति तो खोखला बनाते थे, लेकिन मानव का जब मूर्ति बनाते थे मिट्टी का, याद रखिए मिट्टी का, तो ठोस बनाते, ठोस अर्थात उसके भीतर कोई जगह नहीं रहता था, पूरा एकदम गथा हुआ होता था। वहीं पे पत्थर का मिला कहां पे, दैमाबाद, दैमाबाद जो है कांसे का रथ मिला दैमाबाद से। दैमाबाद कहां पे, दैमाबाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र जो सबसे पश्चिमी जो दक्षिणी सीमा है दैमाबाद, वहां से क्या मिला है, कांसे का रथ प्राप्त हुआ है। हथियार में बहुत तरह का वो लोग हथियार का इस्तेमाल करना जानते थे, तो कुल्हाड़ी का, आरा का, खुरपा, छुरी, आरी, बरछा आदि, चूंकि खेती करते थे और घर द्वार भी बनाए थे, ईंट बनाना सीख गया था और तरह तरह का मूर्ति वगैरह का निर्माण करते थे। तो इस तरह से बहुत सारा वो लोग क्या करते थे, जो औजार भी बना लेते, और सारे औजार किस चीज का हुआ करते थे, जैसे आज के कुल्हाड़ी, आरा, खुरपी, छुरी सब लोहे का है, लेकिन उस समय चूंकि कांसा का इस्तेमाल हो गया, टीन का, कांसा का, तांबा का, पत्थर का, इन सब चीजों का औजार उनके पास हुआ करता था। तो इन सब चीजों से क्या करते थे वो लोग, औजार बनाते थे। तो इसके बाद देखेंगे उद्योग यानी इंडस्ट्री क्या था। हमने बताया कि वो लोग विदेशों से भी क्या करते थे, व्यापार करते थे। तो किस तरह का उद्योग वहां पर, किस तरह का फैक्ट्री था, किस तरह के लोग उसमें जुड़े थे। तो मोहनजोदड़ो से ईंट के भट्ठों के अवशेष मिले हैं। अब ईंट के भट्ठों के अवशेष आप देखिएगा, जो बहुत सारे क्षेत्र में ईंट उद्योग है, ईंट भट्ठा मिला है, ईंट भट्ठा का जो कारखाना लगाया गया, बहुत सारे लोग वहां पर काम करते हैं, ईंट पकाते हैं, बेचते हैं। तो उस समय भी था, ईंट का उद्योग था, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े नगर, रास्ता घाट, ये सारा पके हुए ईंटों का बनाना था। तो बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए होंगे, साधारण लोग भी जुड़े हुए होंगे। तो ईंट उद्योग मिला है मोहनजोदड़ो से। तांबा में टीन मिलाकर कांसा बनाना, ये जानते थे वो लोग, ये भी क्या था, एक उद्योग था। तो तांबा में टीन मिला के कांसा बना के बेचता था, व्यापार करता था, विदेशों को भी भेजता था। यहाँ नाव बनाने के साक्ष्य भी मिले हैं, नाव बनाने का, यानी बोट भी लोग बनाते थे। चूंकि लोथल बंदरगाह था तो क्या होगा, नाव बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि दूर देश से व्यापार करने के लिए, चूंकि नदी घाटी सभ्यता है, इतने विकसित है, नदी से ही तो आना जाना है, व्यापार करना है इधर से उधर, तो नाव तो बनाना ही था। तो नाव बनाना भी क्या उद्योग था। प्रमुख उद्योग क्या था, सूती वस्त्र, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सूती वस्त्र। और ये लोग हड़प्पावासी कपास का खेती करना जानते थे, सूती वस्त्र, इसका निर्यात भी करते थे विदेशों को। मुद्रा निर्माण में कपास का तो आज भी निर्यात करता है, आज भी क्या सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता है विदेशों को भारत से। मुद्रा निर्माण में मूर्ति निर्माण, आभूषण, मन के बनाने के साक्ष्य भी मिलते हैं इन सारे जगह से, इन सब जगहों से। बहुत सारे जो स्थल है वहां से। बर्तन निर्माण भी अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवसाय था। बर्तन निर्माण, बर्तन बनाने के लिए जो मिट्टी का बर्तन हो या कांसा का बर्तन हो या सोना का बर्तन, तरह तरह के धातु का बर्तन जिसका उपयोग करते थे। साक्ष्य जैसे मिला है आपका मोहनजोदड़ो से, लाल रंग का कपड़ा मिला है, लाल रंग का कपड़ा मिला है, कहाँ से, रेड कलर्ड क्लॉथ मिला है, कहाँ से आपको मिला है, मोहनजोदड़ो से लाल रंग का कपड़ा। अर्थात ये प्रमाणित करता है कि उस समय कपड़ा उद्योग था, लोग कपड़ा बनाना जानते थे। ये क्या था, उसका उद्योग था, इंडस्ट्री था, बहुत उन्नत थे। हड़प्पावासी या सिंधुवासी, यहाँ पर देख सकते हैं मोहनजोदड़ो ब्रिक्स विद ह्यूमन एंड एनिमल फुटप्रिंट। यहाँ पे ब्रिक्स पे, यहाँ पे आदमी का फुटप्रिंट आप दिख रहे हैं, यहाँ पे एनिमल्स का फुटप्रिंट आपको दिख रहा है इस तरह से। एंड इंडस बोट सील हड़प्पन, यानी देख रहे हैं किस तरह से नौका का यहाँ पे क्या है, चित्र दिया गया है। सील पे नौका का चित्र है, इसका मतलब नौका बनाना जानते थे, व्यापार करते थे। कॉटन देखिए, यहाँ पे कॉटन का है, तो इस तरह से लग रहा है ये कॉटन है। यहाँ पे क्या है, ज्वेलरी मेकिंग क्राफ्ट, किस तरह से ये लोग बनाते थे, इस तरह से यहाँ पर देखिए ये है। इसको क्या कहते हैं, ये जो
पुरोहित है, एक तरह का शॉल ओढ़ा हुआ है, इस तरह का जो चित्र है, इस तरह का डिजाइन किया हुआ है, इसको कहते हैं तिपतिया अलंकरण। क्या कहते हैं इसको? तिपतिया अलंकरण। देखिए पत्थर के बना हुआ इस तरह से, यानी वो लोग कपड़े पर बुनाई करते थे, कपड़े का तो सिलाई करते थे, बुनाई करते थे, उस पर डिजाइन भी उकेरना जानते थे। यानी ये जो बनाते थे इसका मतलब उसका इंडस्ट्री था, यहाँ पे उद्योग था उस समय, इसी को कहते हैं तिपतिया अलंकरण। यानी ये क्या है? पुरोहित जो शाल ओढ़े हुए हैं उसका चित्र है यहाँ पे। तो पुरोहित की पत्थर की मूर्ति जो हमने आपको अभी दिखाया, पुरोहित की पत्थर की मूर्ति, तिपतिया अलंकरण। क्या है? तिपतिया अलंकरण। शाल ओढ़े हुए हैं, वस्त्रों पर कढ़ाई का काम करता था। यानी वहां पे लोग जो थे कढ़ाई का काम भी जानते थे। देख रहे हैं इस तरह से अभी भी लोग करते हैं, शाल वगैरह में कपड़ा जब बनाते हैं घर में भी लोग करते हैं इस तरह से। तो बहुत ही उन्नत था उनका वस्त्र उद्योग, और ये विदेशों को भी सप्लाई करते थे। मोहरे के बारे में मोहरे के बारे में जानते हैं, यह कला एवं स्थापत्य कला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। कौन सा? उसके जो मोहरे हैं, सील्स हैं, सील्स। इसके आकार कैसा था? चौकोर था, बर्गा का चौकोर, यानी ये रेक्टेंगुलर था, इस तरह का चौकोर यानी रेक्टेंगुलर। इसके बाद क्या था? वर्गाकार यानी इस तरह का वर्ग का, यानी जिसके चारों भुजाएं बराबर होती है। बेलनाकार हमने बताया था, जो इस तरह का यानी गोल, इस तरह का लंबा गोलाकार, जो मेसोपोटामिया से आता था, वहां का जो था यहाँ पे मोहरे वो प्राप्त हुआ है। तो मोहरे में क्या है? अधिकांश मोहरे जो सेल खड़ी से, एक तरह का क्या है? पत्थर है, सेल खड़ी, स्ट्रीट लाइट कहते हैं, वो उससे बना हुआ था। मोहरों पर सर्वाधिक चित्र क्या है? एक सिंग वाले सांड। एक सिंग मतलब सांड का एक ही जो सिंग है वो दिखाया गया है, जो सांड है उसमें एक ही सिंग आपको दिखेगा। एक सिंग वाले सांड का चित्र ज्यादातर है। वृषभ, जो सांड को वृषभ भी कहते हैं हिंदी में। अन्य चित्रों में क्या है? कुत्ते, भैंस, गैंडा, हिरन, बाघ, हाथी, ये है। पक्षियां, ऊंट और गाय, ये 3 ठो नाम आपको याद रखना है। किसका? पक्षी, ऊंट और गाय का चित्र नहीं मिला है। किससे? यहाँ जो जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के मोहर हैं, सील्स है, वहां से इन तीनों का नहीं मिला है। किसका? बर्ड्स का, कैमल्स का, काऊ का। तो काऊ का चित्र नहीं मिला, इसका मतलब कि उस समय गाय नहीं था। बैल है तो इसका मतलब गाय भी था, लेकिन गाय का चित्र नहीं मिला है। बाद में तो गाय क्या होगा? बहुत पूजनीय होगा बाद की सभ्यताओं में। तो पक्षी, ऊंट और गाय, ये तीनों का नहीं मिला है। मोहनजोदड़ो के जो मुहर है वहां से क्या मिला? पशुपति शिव का चित्र मिला है मुहर पे। कहां से? मोहनजोदड़ो आपको याद रखना है। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार, मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार, मोहनजोदड़ो से उसके बाद लाल कपड़ा, मोहनजोदड़ो से ज्यादातर चीजें मोहनजोदड़ो से, क्योंकि सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो, जनसंख्या में सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो आपको याद रखना है। और मोहनजोदड़ो पे एक फिल्म भी बना है, आप लोग शायद देखे होंगे, जैसे ऋतिक रोशन का फिल्म जो है मोहनजोदड़ो पे बना हुआ है। जो यही मोहनजोदड़ो है, कोई नया नहीं है, इसी पे बना हुआ है। देखते हैं किस तरह से वो जाता है, निचले टाउन में जाता है, फिर ऊपर के शहर में जाता है, किस तरह से टाउन दुर्गीकृत किया हुआ है, उसको पास लेके भीतर जाना पड़ता है। तो वही है। तो पशुपति शिव मतलब शिव भगवान, जिस तरह से आसन लगाए हुए हैं जो सील पे, उसका चित्र मिला है, उसका चित्र भी दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये चित्र जो है ये पशुपति शिव का चित्र है। ये देखिए, एक यहाँ पर देखिए, ये आसन में क्या है? यहाँ से देखिए ये हाथ, देखिए ये हाथ आसन लगा हुआ है इस तरह से। ये यहाँ पे उसका क्या है? माथे पर सिंग, 2 ठो सिंग दिखाया गया, एक तो यहाँ पर है, एक सिंग यहाँ, एक यहाँ पे। आप देखेंगे इसमें एनिमल्स वगैरह यहाँ पे जानवर हैं। तो आज भी जब हम शिव भगवान को देखते हैं तो उसके जो नंदी बाबा हैं, बहुत सारे जानवर हैं, भूत प्रेत वगैरह चारों तरफ उनको घेरे रहते हैं। आज टीवी पर सीरियल वगैरह जो देखते हैं, ये चित्र उसी समय का, 4000 साल पहले का। कहाँ से? मोहनजोदड़ो, पशुपति शिव का सील। इसका मतलब लोग पूजा करते थे, यानी धार्मिक विश्वास था, यानी उस समय वो लोग पूजा पाठ करते थे। यानी ये क्या है? मातृदेवी प्रधान तो था ही, और पुरुष यानी नर पूजा भी करते थे। उसके बाद देखिए हाथी का भी चित्र मिला है। इसी पे देखिए, ये देखिए मछली का, हमने बताया शिल्प सबसे ज्यादा किसका मिला है? एक हाथी है, यहाँ 2 मछली है, तो मछली का चित्र सबसे मिला है। उसके बाद यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये गंडार का चित्र है। यहाँ पर ये बैल है, सांड, ऊपर वाला बैल ये सांड है, लेकिन 2 सिंग है इसमें। यहाँ पे क्या है? 2 सिंग वाला है। यू अक्षर बोला ना ज्यादा है, ये यू अक्षर देखिए, यू यहाँ पे है, यू अक्षर, मछली, बहुत सारा, बोल 400 से 500 संकेत वो लोग जानते थे। इस तरह से वो लोग इसका इस्तेमाल करते थे। अब है माप तोल के बारे में, जैसे पहले भी बताया था कि इस तरह का था। माप तोल का सिस्टम क्या था? तौल की इकाई क्या था? 16 के अनुपात में थी।
16 के अनुपात में, 16 के अनुपात में जैसे 2 4 16 16 का 32 32 का इस तरह से 64, इस अनुपात में मेजरमेंट जो था कैसा था, वेट क्यूबिक था। क्यूबिक क्या था, घनाकार, घन अर्थात चारों तरफ क्या होता है बराबर, घन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होता है बराबर। इस तरह से धीरे धीरे क्या होता है बड़ा होता चला गया। इस तरह से देखिए ये जो है तांबे का जो उसका तराजू है जिसको बैलेंस कहते हैं, कॉमन बैलेंस, ये भी उस समय क्या हुआ है प्राप्त हुआ है। तो these weights confirm the standard Harappan binary weight system that was used in all of the settlements. The smallest weight in this series is 0.85 ग्राम, सबसे छोटा का जो वजन था इतना ग्राम था। And the most common weight is the approximately इतना ग्राम, which is in the 16th ratio, 16 के माप में, 16 की इकाई में ये क्या होता था रखा जाता था। वेट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन जो ये है ये इस तरह का मिला है जो नेशनल म्यूजियम में रखा हुआ है। कॉपर बैलेंस फॉर मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से इस तरह का तराजू जो देख रहे हैं ये तराजू जो है कॉपर का तांबे का ये मिला है मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी के लोगों में बाट और माप, बाट और माप, बाट मतलब जो हमने बताया जो आपको जो पत्थर का जो बाट मिला है, बाट और माप की एक समान प्रणाली थी। इसका संकेत विभिन्न स्थानों पर पुरातात्विक खोजों से मिलता है। बाट आमतौर पर चर्ट नामक, किसका, चर्ट नामक पत्थर से बने होते थे और आम तौर पर घनाकार होते थे। घनाकार तो आपको बता ही दिया, जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बड़ा होता है, क्यूबिक घनाकार होते थे जिन पर कोई निशान नहीं होता था, यानी लिखा उखा कुछ नहीं होता था। वजन के निचले मूल्य वर्ग बाइनरी, बाइनरी निचले मूल्य मतलब निचले लोग निचले स्थान पे जो क्या बाइनरी 1 2 4 8 16 32 आदि यानी 12,800 तक था, यानी ये 16 के अनुपात में। जबकि उच्च मूल्य वर्ग दशमलव प्रणाली पर था। किस पे था ये, दशमलव प्रणाली का पालन करते थे। छोटे बाटों का उपयोग संभवतः आभूषणों और मोतियों को तोलने के लिए किया जाता है। जिस तरह से आज भी क्या है सोने के दुकान में जाते हैं बहुत छोटा छोटा बाट होता है, वहीं पे जब राशन का दुकान जाएंगे बड़ा बड़ा बाट मिलता है। तो किस लिए, तो सोने की दुकान में क्या है यहाँ पर छोटे बाट आभूषण और मोतियों को मापने के लिए किया जाता था। धातु स्केल पेन भी मिले हैं। इस तरह से वो लोग क्या थे, बहुत ही क्या थे, उन्नत थे। उस समय भी हर चीज का प्रयोग करते थे जो आज हम लोग करते हैं। तो अब इसके धार्मिक जीवन के बारे में भी जान लेते हैं। इतना कुछ जानने के बाद धार्मिक जीवन कैसा था, इनका जो रिलीजियस लाइफ था, यानी 4000 साल पहले ये लोग क्या सोचते थे। तो मानव, पशु तथा वृक्ष तीनों रूपों में भगवान की उपासना करते थे, यानी सभी को, मानव को भी, पशु को भी, प्रकृति को भी। आज भी लोग करते हैं। आज भी जनरली जो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं वो इन सारी चीजों को मानते हैं। पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं, पशु की भी पूजा करते हैं, जानवर का भी पूजा करते हैं, सांप की पूजा, बहुत तरह का। तो वो लोग भी थे। तो मानव, पशु तथा वृक्ष ये लोग तीनों की पूजा करते थे। उसकी संस्कृति आज भी क्या है बरकरार है, चलती आ रही है। रूपों में भगवान की उपासना करते थे। ये लोग मातृ देवी के उपासक थे। किसका, मातृ देवी के उपासक थे। मातृ देवी यानी जो माता स्वरूप नारी की पूजा करते थे। और प्रधान भी था, मातृ प्रधान समाज था इसका, नारियों को बहुत ज्यादा इज्जत दिया जाता था। तो आज भी क्या है हमारे भारत में दोनों ही है, मातृ प्रधान और पितृ प्रधान दोनों ही तरह का संस्कृति है। बहुत सारे फैमिली में क्या है माता ही सारे डिसीजन लेती है तो मातृ प्रधान हो गया। बहुत सारे फैमिली में पिता सारे डिसीजन लेते हैं तो पितृ प्रधान हो गया। तो वहां पे ज्यादातर मातृ प्रधान था। हड़प्पा सभ्यता से स्वास्तिक का चिन्ह बताया, जो स्वास्तिक का चक्र और क्रॉस के भी साक्ष्य मिलते हैं। स्वास्तिक और चक्र सूर्य का सूर्य पूजा का क्या था प्रतीक था, अर्थात वो लोग सूर्य की पूजा भी करते थे। ग्रह नक्षत्र पर भी वो लोग क्या करते थे, विश्वास रखते थे। हड़प्पा के एक मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से निकला एक पौधा दिखाया गया है, यानी स्त्री के गर्भ से, यानी हड़प्पा में के देखेंगे एक स्त्री है, उसके गर्भ से यहाँ से एक पौधा निकला हुआ दिखाया गया है। पौधा यानी साधारणतः क्या होगा, ये जो उर्वरा देवी यानी माँ जो भूमि है, भूमि की पूजा यानी पृथ्वी की पूजा करते थे। यानी पृथ्वी यानी इसको जो नारी है उसको पृथ्वी, स्त्री को पृथ्वी मान लिया। उससे जो फसल उग रहा है यहाँ पे बहुत सारे जमीन में, तो उसको दर्शाया गया। यानी इसको क्या कहते हैं, उर्वरा देवी की वो लोग शायद पूजा करते थे। कालीबंगा से लिंग पूजा आज भी जो शिवलिंग होते हैं मंदिरों में रखा रहता है या बहुत जगह लोग घर में रखते हैं। शिवलिंग की पूजा कहाँ से, कालीबंगा यानी लिंग पूजा की शुरुआत वहीं से हो चुकी थी, जिसका साक्ष्य हमको कालीबंगा से प्राप्त होता है। अग्नि वेदिका ये भी मिला है कालीबंगा से, लोथल से, ये सारे जगह से अग्नि वेदिका क्या करते हैं आज भी देखते हैं। जब पूजा पाठ होने के बाद क्या करते हैं, इस तरह का जो चौकोर रहता है यहाँ पे हवन किया जाता है, इस तरह से बनाया रहता है, तो उसको कहते हैं अग्नि वेदिका। इसका भी जो है साक्ष्य मिला है, कहाँ से,
कालीबंगा से मिला निवेदिका। लोथल में वृक्षों में जैसे पीपल है, नीम, पीपल नीम, आज भी तो लोग पीपल की पूजा करते हैं, नीम तुलसी, तुलसी की पूजा आज भी लोग करते हैं, उस समय भी क्या करते थे, इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तथा पशुओं में कुंवर वाला बैल, आज भी कुंवर वाला बैल की पूजा करते हैं, नंदी भगवान के लोग पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। तो उस समय भी था। सांप की पूजा आज भी करते हैं, नाग पंचमी मनाते हैं, छुट्टी भी रखते हैं। तो नाग पंचमी में सांप की पूजा, उस समय भी सांप की पूजा की जाती थी। आमतौर पर देखा जाए जो आज की जो स्थिति है, पूजा पाठ की स्थिति थे, उस समय भी लोग का ऐसा ही मान्यता था। तो बहुत ही आसान है याद रखना किसकी पूजा, तो जो चीज आप देख रहे हैं आज हो रहा है, उस समय भी वही था। और ये कोई हवाई बात नहीं है, इसके पूरे प्रमाण है, साक्ष्य हैं। इसके आधार पर ये बताया जा रहा है कि उस समय लोग इस तरह का व्यवहार करते थे, उसका धार्मिक विश्वास ऐसा था, धार्मिक जीवन इस तरह से था। तो ये देखा आपने क्या था, हड़प्पावासी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आमतौर पर जो मुख्य बातें थे, जो नगर परिकल्पना कैसी थी, उसका जीवन कैसा था, व्यापार कैसा था, आर्थिक दशा कैसा था, किस तरह से लोग रहते थे, आमतौर पे सारे नगरों को एक साथ मिला करके हमने आपको बताया। जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में या हड़प्पा सभ्यता के बारे में, इसके बाद वाले जो चैप्टर है उसमें हम लोग देखेंगे, इसी में जो तरह तरह के, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, जो मुख्य शहर है उसकी खास विशेषताएं क्या थी। जैसे हमने बताया जो हड़प्पा में क्या था, पश्चिमी भाग दुर्गीकृत था, जैसे दिखाया गया, जो कई बार चौहंदुरों में कोई दुर्गीकरण नहीं था। जैसे बताया जो कालीबंगा है उसमें जो बनावली है, कालीबंगा में दोनों अलग अलग दुर्गीकृत था। तो स्पेशल चीज क्या है, कहाँ पे क्या चीज का उद्योग होता था, कौन किससे कैसे कनेक्टेड थे, तो अलग अलग हम पढ़ेंगे इसका अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।